ये एक ऐसी समंड क्रीचर थी जिसे पूरी दुनिया तुच्छ समझती थी, लेकिन जिस पल मैंने उसे समन किया, उसी पल मैं खुशी से पागल होकर उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। ये देखकर मेरे क्लासमेट्स मेरा मजाक उड़ाने लगे और मुझे जीनियस कहकर चिढ़ाने लगे। यहां तक कि मेरे होमरूम टीचर, जिसने मुझसे बहुत उम्मीदें लगा रखी थीं, मुझ पर चिल्लाने लगा कि मैं उसकी दी हुई शिक्षा के साथ विश्वासघात कर रहा हूं। ये सब देखकर मैंने बस हल्की सी मुस्कान दी और कुछ नहीं कहा। इसके बजाय मैंने अपनी सारी चीजें बेच दी ताकि 50 किलोग्राम लीन मॉन्स्टर मीट खरीद सकूं, क्योंकि मुझे इस छोटे से काले कुत्ते की छिपी हुई टैलेंट को एक्टिवेट करना था। उसी समय मैंने उसके सिर को सहलाया और अचानक कॉन्ट्रैक्ट की एक नोटिफिकेशन मेरे दिमाग में गूंज उठी। लॉयल्टी लेवल, कभी धोखा नहीं देगा, वाइटल लिंक स्थापित करें। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के लिंक को चुन लिया और उसी क्षण एक भयानक दर्द मेरी आत्मा को चीरने लगा। मैं जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से चीखने लगा। आसपास के क्लासमेट्स को लगा कि मैं सदमे को सह नहीं पाया, इसलिए वे सब मेरा मजाक उड़ाने लगे। मेरी गर्लफ्रेंड लूरुयंट, जो पूरे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की थी, मेरे पास आई और थोड़ी शर्मिंदगी भरे चेहरे के साथ बोली, माफ करना, नेशनल एग्जाम हमारे जैसे साधारण परिवारों के लिए सोशल स्टेटस बदलने का इकलौता मौका है। अभी थोड़ी देर पहले लियू लियांग, जो एक लांसर नाइट है, उसने मेरे साथ टीम बनाने के लिए हाँ कर दी है, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ टीम नहीं बनाऊंगी। मैं उठकर खड़ा हुआ और बिल्कुल लापरवाही से जवाब दिया, कोई समस्या नहीं। मेरे इतने सरल और ठंडे जवाब को सुनकर वह हैरान रह गई। जो सफाई वह देने वाली थी, वह उसके गले में ही अटक गई और उसे ऐसा लगा जैसे मैं उसे गंभीरता से ले ही नहीं रहा। फिर उसने ठंडी सांस ली, मुड़ी और बिना पीछे देखे चली गई। उसके पास खड़ी लड़की ने मुझे घृणा भरी नजर से देखा और बोली, ये बस दिखावा कर रहा है कि इसे फर्क नहीं पड़ता। लॉरुयान, तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम क्यों इससे ऐसे माफी मांग रही हो? ये तो सिर्फ हथेली जितना छोटा काला कुत्ता ही समन कर सकता है। ये तुम्हारे लायक कैसे हो सकता है? लेकिन उस समय मैंने उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वाइटल लिंक बनने के बाद मुझे पता चल गया था कि इस छोटे कुत्ते ने एसएसएस रैंक टैलेंट अवेकन कर लिया है, एपोस्टल ऑफ वोरेसिटी। ये जो भी खाना खाता है उसे ऊर्जा में बदल सकता है और प्यूरिफिकेशन स्टेज तक पहुंचने के लिए सभी सीमाओं को अनदेखा कर सकता है। लगता है मेरा दर्द बेकार नहीं गया। पूरे महान चाया एम्पायर में एसएसएस रैंक टैलेंट वाले लोग उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, और जब भी ऐसा कोई नया व्यक्ति सामने आता है तो पूरा राष्ट्र उसे बहुत महत्व देता है और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है, क्योंकि वे बेहद शक्तिशाली होते हैं। मैंने उस छोटे काले कुत्ते को उठाया और अपने चेहरे के पास लाकर कहा, आज से तुम्हारा नाम एमिन है। अब तुम मेरे लिए अच्छी तरह काम करोगे। एमिन खुशी से अपनी जीभ निकालकर होंठ चाटने लगा। मैंने उसे एक स्टेक फेंका और पलक झपकते ही उसने उसे बिना एक टुकड़ा छोड़े निगल लिया। ऑर्डिनरी मीट डिवावर्ड, प्यूरिफिकेशन वैल्यू +0.5। उसी क्षण उसकी हथेली जितनी काया लगभग न दिखने वाली गति से थोड़ी बड़ी हो गई और उसकी सभी बेस स्टैट्स एक एक पॉइंट बढ़ गई। और यह तो सिर्फ एक साधारण स्टेक खाने से हुआ था। अगर बाद में यह और भी ज्यादा खाना खा ले तो इसकी शक्ति कितनी डरावनी हो सकती है। ये सोचकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। और जो बात मुझे और भी ज्यादा चौंकाने वाली लगी वह यह थी कि मेरी अपनी ताकत भी थोड़ी बढ़ गई थी। लगता है मेरी स्पेशल एबिलिटी मेरी समंड क्रिएचर द्वारा प्राप्त ऊर्जा का एक हिस्सा मुझे भी ट्रांसफर कर सकती है। इसलिए मैंने तुरंत 6000 से ज्यादा खर्च करके 50 किलोग्राम म्यूटेंट लीन मीट खरीद लिया। एक साधारण विचार से मैंने एमिन को फिर से बुला लिया। सामने रखे गहरे लाल म्यूटेंट मीट को देखकर एमीन के अंदर से उसे खाने की तीव्र इच्छा उठी। उसने तुरंत अपना मुंह खोला और मांस को फाड़ फाड़ कर निगलने लगा। वह पागलों की तरह हर टुकड़े को निगलते ही उसे ऊर्जा में बदल रहा था। जैसे जैसे वह लगातार खाता गया, एक अनंत ऊर्जा एमीन के पूरे शरीर में भरने लगी और उसकी कद काठी आंखों के सामने तेजी से बढ़ने लगी। उसी समय मैंने भी महसूस किया कि मेरा अपना शरीर हर तरफ से मजबूत हो रहा है। आधे घंटे बाद एमीन की ऊंचाई 2 मीटर से भी ज्यादा हो चुकी थी और मेरी सभी स्टैट्स 10 पॉइंट्स बढ़ चुकी थीं। यहां तक कि दूसरी क्लासेस के लोगों से तुलना करें तो भी यह असाधारण था।
जिस तरह एमिन मजबूत हो रहा था वह लगभग चीटिंग जैसा था और इससे मैं जल्दी ही दूसरों से पीछे रहने का अंतर मिटा सकता था। यह सोचकर मैंने बिना हिचकिचाए सिस्टम की इवोल्यूशन ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने कंफर्म किया, एमीन के अंदर गहराई में छिपा टेरिफाइंग टैलेंट सोर्स कंपन करने लगा और अचानक एक अजीब काली प्यूरिफाइंग फोर्स फूट पड़ी। उसकी सेल्स तेजी से विभाजित होने लगीं, जीन्स फिर से व्यवस्थित हुए और उसकी लाइफ एक नए स्तर पर पहुंच गई। Congratulations, your summoned creature Ming has obtained the skill Rend. Congratulations, your summoned creature Ming has awakened a new talent, Gigantism. इससे उसका आकार बढ़ता है, स्ट्रेंथ और डिफेंस 300% बढ़ जाते हैं, लेकिन स्पीड 50% कम हो जाती है। इस इवोल्यूशन के बाद एमीन की सभी स्टैट्स 50 पॉइंट से ऊपर पहुंच गईं, जबकि वह अभी भी लेवल 1 पर था। यहाँ तक कि हाई लेवल समन्ड क्रीचर्स भी उससे मुकाबला नहीं कर सकते थे। समन्ड क्रीचर्स को 4 श्रेणियों में बांटा जाता है: डी, इंटरमीडिएट, हाई और सुपरियर। उनका मूल्यांकन टैलेंट के आधार पर किया जाता है और एसएस सबसे ऊंचा स्तर माना जाता है, लेकिन अभी तक एसएस रैंक टैलेंट वाली क्रिएचर कभी सामने नहीं आई थी। इसके बाद मैं एमीन को घर ले आया और सो गया, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि कल नेशनल एग्जाम में किस तरह के लोग सामने आएंगे। अगले दिन नेशनल एग्जाम में भाग लेने वाले छात्रों की भीड़ चौक पर इकट्ठी हो गई। लेन सभी को डंजन में प्रवेश करते समय बरतने वाली सावधानियां समझा रहा था। इस साल नेशनल एग्जाम में कई बड़े बड़े टॉप हाई स्कूल्स के छात्र आए थे, इसलिए प्रतिस्पर्धा अपने चरम पर थी। ल्यूलियंग, जो शुरू में बहुत आत्मविश्वासी था, अब थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। तभी किसी ने कहा, चनलिन, क्या तुम सच में अंदर जाने वाले हो? बेहतर है अभी हार मान लो, वरना खुद को बेइज्जत करोगे। जैसा कहा जाता है, अगर तुम कभी लड़ोगे ही नहीं तो खुद से यह झूठ बोल सकते हो कि तुम कभी हारे ही नहीं। ये बोलने वाला वाई चाओ था और उसके साथ वही लॉरवांड भी थी, जो मैज रोब पहने अपनी खूबसूरत काया को और भी आकर्षक बना रही थी। साफ था कि वे दोनों एक ही टीम में थे। मैंने उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तभी एक घंटी की आवाज गूंजी और 4 विशाल कांस्य दरवाजे एक साथ खुल गए। दरवाजों की दरार से तुरंत एक ठंडी डरावनी औरा बाहर निकलने लगी। बिना देर किए सभी छात्र उस डंजन की जानकारी ध्यान से देखने लगे जिसमें वे प्रवेश करने वाले थे। यही अंत है। हमारा नंबर 2 हाई स्कूल ओसेम्स फॉरेस्ट वाले डंजन में पड़ा है, जो सबसे ज्यादा फेलियर रेट वाले डंजन्स में से एक माना जाता है। किसी ने कहा, लगभग सभी डंजन्स की डिफिकल्टी लगभग एक जैसी ही होती है, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे नंबर 3 हाई स्कूल को थोड़ा आसान डंजन मिला है, इसलिए तुम लोग शिकायत नहीं कर रहे। यह देखकर लून ने अपने पीछे खड़े छात्रों को चेतावनी दी। ओसेम्स फॉरेस्ट का टेरेन बहुत जटिल है, पेड़ और झाड़ियां बहुत घनी हैं, इसलिए बहुत सावधान रहना और मॉन्स्टर्स के अचानक हमले से बचकर रहना। हमेशा सतर्क रहो और आसपास की हर चीज पर ध्यान देते रहो। इसके बाद लुएन ने एक ऐसी चीज निकाली जो घड़ी जैसी दिखती थी और बोला, ये एक रिकॉर्डर है जिसे एक मैकेनिक ने बनाया है। ये डंजन के अंदर तुम लोगों के स्कोर्स को ट्रांसमिट करेगा। तभी एक और घंटी बजी, जिसका मतलब था कि नेशनल एग्जाम आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका है। तभी लंबे नीले बालों वाली, सफेद आर्मर पहने और बेहद खूबसूरत चेहरे वाली एक लड़की सबसे पहले डंजन में दाखिल हुई। किसी ने कहा, यह सुलिनक्सु है, नंबर 3 हाई स्कूल की हमारी सीनियर। उसने अकेले डंजन में जाने का फैसला किया है। टीम में जितने ज्यादा सदस्य होंगे, पॉइंट्स उतने कम मिलेंगे, इसलिए जिनके पास क्षमता होती है वे सोलो ही जाते हैं। मैदान में बैठे अनगिनत स्टूडेंट्स उत्साहित चेहरों के साथ आपस में बातें कर रहे थे। मैंने बस एक विचार से डंजन से कनेक्ट किया और तुरंत एक सफेद रोशनी ने मुझे घेर लिया। मैंने भी डंजन सोलो करने का फैसला किया था। जब सभी अंदर चले गए तो लेवल 20 का एक मिडिल एज्ड आदमी हाथ उठाता है और एक इशारे से पानी की तरह दिखने वाली एक स्क्रीन बना देता है, जिस पर डंजियन के अंदर के दृश्य दिखने लगते हैं। उसी समय अचानक एक सफेद रोशनी चमकी और नंबर 2 हाई स्कूल का एक छात्र डंजियन छोड़कर बाहर आ गया। नंबर 2 हाई स्कूल के सभी टीचर्स एक दूसरे को देखते हैं और फिर चुपचाप सिर झुका लेते हैं। इतने सारे सवालिया नजरों को अपनी ओर मुड़ते देखकर लिमिंग का चेहरा उदास हो जाता है और वह बिना कुछ कहे वाटर स्क्रीन को घूरता रहता है, जबकि उस पर दिख रही तस्वीर धीरे धीरे बदलती रहती है। अचानक एक घने जंगल के बीच एक अकेला लड़का दिखाई देता है।
वह चारों ओर देख रहा होता है और लिमिंग के चेहरे पर हैरानी भर जाती है। वह कहता है, क्या हमारे स्कूल की कल वाली क्लास चेंज सेरेमनी में इतना टैलेंटेड स्टूडेंट भी शामिल था? यह सुनकर लून को समझ नहीं आता कि क्या जवाब दे, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि मैं तो बस एक साधारण समनर हूं। लेकिन उसी समय डंजियन के अंदर हल्का चक्कर खत्म होने के बाद मैं होश में आता हूं और आसपास का निरीक्षण करता हूं। तभी मुझे किसी चीज के गिरने की आवाज सुनाई देती है। मैं एक सेकंड भी देर नहीं करता। मेरी बाईं हथेली में अचानक 1 मीटर से लंबा डंडा प्रकट हो जाता है। उसी पल एक लंबा गहरा हरा कीड़ा जैसा मॉन्स्टर ऊपर से छलांग लगाता है, जिसका मुंह पूरी तरह खुला है और उसमें डरावने दांतों की कतारें दिखाई दे रही हैं। मैं अपना डंडा कसकर पकड़ता हूं और उसके सिरे से एक सफेद रोशनी निकलती है जो तुरंत उस मॉन्स्टर के शरीर को भेद देती है। उसका शरीर 2 टुकड़ों में कटकर ऐसे गिर जाता है जैसे किसी कठपुतली की डोर काट दी गई हो। वह जमीन पर गिरकर तड़पता है। आपने टॉक्सिक फैंग वर्म को मार दिया है, आपको 5 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। उसी समय मेरी कलाई पर बंधे रिकॉर्डर में नोटिफिकेशन आती है, स्कोर +15। बाहर मौजूद लोग हैरान रह जाते हैं। क्या यह समनर नहीं है? लेकिन इतने तेज रिफ्लेक्स और स्पीड तो सिर्फ हाई एजिलिटी वाले लोगों में ही हो सकती है। लून भी उतना ही हैरान है, क्योंकि प्रैक्टिकल कॉम्बैट क्लास में मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं। उस वर्म को मारने के बाद मैं जंगल के अंदर और गहराई में बढ़ता हूं। तभी एक अजीब और डरावनी आवाज गूंजती है। छोटे छोटे बदसूरत हरे और चिकनी त्वचा वाले जीव दिखाई देते हैं। मैं तुरंत पहचान जाता हूं, ये गोबलिन है। किताबों के अनुसार ये बेहद क्रूर होते हैं, बहुत तेजी से प्रजनन करते हैं और अगर खाना कम हो जाए तो एक दूसरे को भी खा जाते हैं। मैं अंदाजा लगाता हूं कि यहाँ लगभग 50 या 60 गोबलिन हैं। अगर ये सब एक साथ मुझ पर हमला कर दें तो मेरे बचने की संभावना लगभग नहीं के बराबर है। इसलिए मैं तुरंत अपने दिमाग से एमिन को बुलाता हूं। उसी पल एक सफेद रोशनी चमकती है और एक लंबी ताकतवर भेड़िए जैसी गर्जना पूरे जंगल में गूंज उठती है। एमिन की ठंडी आंखें गॉबलिन्स की उस भीड़ को घूरती हैं जो अपने नुकीले दांत दिखाते हुए उसकी ओर दौड़ रही है। वह तोप के गोले की तरह आगे बढ़ता है और पहले गोबलिन की खोपड़ी टकराते ही फट जाती है। उसका शरीर जोर से पीछे जा गिरता है और बाकी गोबलिन्स चिल्लाते हुए अपने हथियार उठाकर हमला करते हैं। एक नुकीली हड्डी एमिन की पीठ पर लगती है, लेकिन जोरदार आवाज के साथ टूट जाती है। एमिन अपना पंजा घुमाता है और एक गॉबलिन का सिर चकनाचूर हो जाता है। वह बिल्कुल रक्षा की परवाह किए बिना ऐसे पागलों की तरह लड़ता है जैसे पूरे युद्ध क्षेत्र में अकेला वही हो। सीमित बुद्धि वाले गोबलिन भी उसके अंदर की डरावनी शक्ति महसूस कर लेते हैं और अचानक डरकर चारों तरफ भागने लगते हैं। मैं ठंडे स्वर में कहता हूं, अब जब तुम सामने आ ही गए हो तो भागने का मौका नहीं मिलेगा। मैं एमिन को पीछा करने का इशारा करता हूं और खुद सबसे पास वाले गॉबलिन पर टूट पड़ता हूं। बाहर बैठे दर्शक इस क्रूर दृश्य को देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। हमारे स्कूल में इतना ताकतवर समनर भी है, उसकी समन तो बेहद शक्तिशाली है, लेकिन वह खुद भी इतना मजबूत कैसे हो सकता है? यह तो बिल्कुल चीट जैसा है। नंबर 2, हाई स्कूल के दर्शक मंच में कुछ देर पहले तक सभी स्टूडेंट्स बहुत उत्साहित थे। जब उन्होंने देखा कि मैं गोबलिन के झुंड में फंस गया हूं तो सभी को लगा कि मैं तुरंत बाहर हो जाऊंगा, लेकिन मैंने अकेले ही पूरे गोबलिन ग्रुप का सफाया कर दिया। यह देखकर लिमिंग का चेहरा गंभीर हो जाता है और वह सोचता है, इतनी जल्दी इतनी ताकत हासिल करने के लिए उसके पास कम से कम कोई सीक्रेट इवॉल्विंग टैलेंट होना चाहिए। उसका पोटेंशियल तो लगभग हाई लेवल समन के बराबर है। क्या नंबर 2, हाई स्कूल में आखिरकार ऐसा जीनियस पैदा हुआ है जो हमें गौरव दिला सके? वह तुरंत पीछे खड़े व्यक्ति से पूछता है, इस समय चेनलिन का स्कोर कितना है? जवाब मिलता है, रिकॉर्डर के हिसाब से उसका वर्तमान स्कोर 560 पॉइंट्स है। वह हमारे स्कूल में पहले स्थान पर है, लेकिन नंबर 3 हाई स्कूल की सुलिनक्सु उससे भी ज्यादा डरावनी है। उसका स्कोर 830 है और वह बहुत बड़े अंतर से कंपटीशन में आगे चल रही है। यह सुनते ही लाइमिंग और बाकी टीचर्स की सांसें रुक जाती हैं, क्योंकि डंजन में गए अभी 20 मिनट भी नहीं हुए हैं और इतने स्कोर के साथ वह पूरे प्रोविंस में भी पहला स्थान हासिल कर सकती है। डंजन के अंदर गॉबलिन्स के शवों से रोशनी के गोल गोले निकलकर मेरे शरीर में समा रहे थे और मैं जल्दी ही लेवल 2 पर पहुंच गया। मेरी स्पिरिट 5 पॉइंट्स बढ़ गई,
लेकिन यही एक साधारण क्लास की कमी है। चाहे मैं लेवल कितना भी बढ़ा लूं, बाकी लोगों से फर्क और बढ़ता ही जाएगा और अंत में एक ऐसा अंतर बन जाएगा जिसे पार करना असंभव होगा। लेकिन मुझे इसकी ज्यादा चिंता नहीं थी, क्योंकि एमिंग की सब कुछ अब्जॉर्ब करने वाली क्षमता इस कमी को पूरा कर सकती है। मेरा स्कोर पहले ही क्वालिफिकेशन थ्रेशोल्ड से ऊपर जा चुका था, इसलिए एकेडमी में एडमिशन लगभग तय था। लेकिन मेरी महत्वाकांक्षा इससे कहीं आगे थी। एमिंग गॉब्लिन्स के शवों को चबाते हुए कड़क कड़क की आवाज कर रहा था। मैंने कहा, चलो एमिंग, अब आगे बढ़ते हैं। असली शिकार तो अभी शुरू हुआ है। गॉब्लिन्स झुंड में रहने वाले जीव होते हैं, इसलिए अगर यहां उनकी एक टुकड़ी मिली है तो आसपास उनका कोई घोंसला जरूर होगा। करीब 10 मिनट तक मुझे एक भी मॉन्स्टर नहीं मिला, जिससे मेरा शक और पक्का हो गया। इसे डंजन कहा जाता है, लेकिन यह असल में एक अलग दुनिया जैसा है। यहाँ कुछ भी अपने आप रिस्पॉन्ड नहीं होता, सब कुछ प्रकृति के नियमों के अनुसार चलता है। तभी अचानक ऊपर से लंबी हड्डियों की भालाएं मेरी तरफ फेंकी गईं और चारों ओर से गोबलिन युद्ध की चीखें लगाते हुए मुझ पर टूट पड़े। उनके हथियार हवा में लहरा रहे थे, लेकिन मेरे चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। मेरा डंडा पल भर में तलवार में बदल गया और एक ही वार में मैंने एक गोबलिन का सिर धड़ से अलग कर दिया। उस समय मैं मानो एक खास कॉम्बैट मोड में था। मेरी पूरी एकाग्रता इन कमजोर गोबलिन्स को तेजी से खत्म करने पर लगी थी। हर बार जब मैं वार से बचता, मेरी तलवार सर्जिकल प्रिसिजन के साथ उनकी जान ले लेती। उस पल मैं हवा में नाचती तितली जैसा था, जिसकी पंख दरअसल मौत की दरांती थी। ये लड़ाई इतनी सुंदर और सटीक थी कि मानो कोई कला हो, और नंबर 2 हाई स्कूल के दर्शक, चाहे शिक्षक हों या छात्र, सब हैरान और उत्साहित होकर मुझे देख रहे थे। क्या जबरदस्त कॉम्बैट स्किल है! उसने जरूर बहुत अभ्यास किया होगा। उसकी स्वॉर्ड मास्टरी तो और भी अद्भुत है। हर वार बिल्कुल गले को काटता है। अगर 1 मिलीमीटर भी इधर उधर हो जाए तो वार घातक नहीं होगा। अब किसी की नजर कहीं और नहीं थी। सबकी आंखें मुझ पर ही टिकी थीं। लुएन को तो जैसे झटका लग गया, क्योंकि 3 साल के हाई स्कूल में उसने मुझे ट्रेनिंग क्लासेस में कभी तलवार छूते तक नहीं देखा था। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, सावधान! लेवल 6 के बर्जरकर गॉब्लिन्स आ गए हैं। कुल 13 हैं। चेनलिन मुसीबत में पड़ सकता है। रुको, यहाँ फायर गॉब्लिन और आइस गॉब्लिन भी हैं। उसने अकेले गॉब्लिन नेस्ट खोज लिया है। ये बहुत खतरनाक है। इन गोब्लिन के आते ही उनका लीडर सामने आया और गोब्लिन ने अपनी बेतरतीब हमले बंद कर दिए। आग की लपटों से घिरे फायर गोब्लिन ने एक भयानक चार्ज किया और मुट्ठी जितने बड़े फायरबॉल्स बनाकर मेरी ओर फेंके। मैं तेजी से हर एक को डोट्स करता रहा, लेकिन उसी मौके का फायदा उठाकर दूसरे गोब्लिन ने हमला किया। मैंने हल्का सा सिर घुमाकर एक भाले से बचा और तुरंत हाथ बढ़ाकर एक गोब्लिन को गर्दन से पकड़कर हवा में उछाल दिया। उसी समय आने वाले फायरबॉल्स उससे टकराकर भयंकर आग के विस्फोट में बदल गए। इसके बाद मैंने बाकी गोब्लिन्स को भी प्रोजेक्टाइल की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उन्हें कैननबॉल की तरह फायर गोब्लिन की ओर फेंकता रहा। बाहर यह दृश्य देखकर सभी छात्र दंग रह गए। क्या ऐसे भी लड़ाई लड़ी जा सकती है? यहां तक कि उनके शिक्षक लून भी अवाक थे, क्योंकि उन्हें याद ही नहीं था कि उन्होंने मुझे ऐसा कोई तरीका सिखाया हो। इस बीच मैंने फायर गॉब्लिन्स को पूरी तरह भ्रमित कर दिया था। अगर वे जादू करते तो अपने ही साथियों को मार देते, और अगर जादू नहीं करते तो मैं उन्हें खत्म कर देता। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर एमिन पीछे की ओर से घुस गया और एक एक करके उन्हें खत्म करने लगा। सैकड़ों गोबलिन की भीड़ में अब सिर्फ कुछ ही बचे थे और उनके पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इस बार मैंने उन्हें पूरी तरह खत्म नहीं किया, बल्कि धीरे धीरे उनका पीछा करते हुए उनके ठिकाने तक पहुंचने का फैसला किया। मैं भागते हुए गोबलिन का पीछा करता हुआ एक गुफा तक पहुंचा। तभी ऊपर चट्टान से कुछ छोटे हरे साए कूदे। मैंने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और एक तेज वार किया। गोबलिन का सिर और शरीर अलग अलग जमीन पर गिर पड़े। बाकी 2 को एमीन ने पकड़ लिया, जिसकी नाइट विजन बहुत तेज थी, और उसने उन्हें डरावनी चरमराहट के साथ निगल लिया। अचानक गुफा के मोड़ से अनगिनत मशालों की रोशनी दिखाई दी। मेरा चेहरा गंभीर हो गया और मैं तुरंत पीछे हट गया। दीवारों पर भयानक आकृतियों की भीड़ रेंग रही थी। मैंने जोर से एमिन को पुकारा। उसी पल उसका शरीर डरावनी गति से बढ़ने लगा। टैलेंट एक्टिवेट हो चुका था। वह अचानक
आगे झपटा और गॉब्लिन्स को हवा में उछालते हुए चारों ओर बिखेर दिया। उसकी विशाल टांगों के नीचे गॉब्लिन्स कुचलने लगे और उनके शरीर दबाव से फटकर खून के गूदे में बदल गए। तभी एक भयानक और गूंजता हुआ गर्जन सुनाई दिया। घने भर से ढकी गर्दन, उभरी हुई मांसपेशियां और छोटे मकान जितना विशाल शरीर लिए एक डरावना मॉन्स्टर धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आया और एमिंग को घूरने लगा। मेरा चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। वह एक ट्रोल था। वह पूरी ताकत से दौड़ता हुआ आया और हर कदम पर गुफा कांपने लगी। एमिन ने बिना जरा भी डरे सीधे उस पर हमला कर दिया। उसके तेज पंजों पर काली रोशनी चमक रही थी और पहला वार ट्रोल के शरीर पर पड़ा, जिससे 4 गहरे लेकिन ज्यादा गहरे नहीं घाव बन गए। दर्द से ट्रोल और भी उग्र हो गया। उसकी 1-1 मीटर चौड़ी दोनों हथेलियों ने एमिन को पकड़ लिया और उसने जोरदार हेडबट मारा। एमिंग चारों पैरों समेत जमीन पर जा गिरा। उसके मुंह से खून बहने लगा और वह दर्द से कुर्राया। एमी को मुश्किल में देखकर मैंने तुरंत अपनी क्लास स्किल रीइंफोर्समेंट इस्तेमाल की, जिससे उसकी बेस स्टैट्स में 20% की बढ़ोतरी हो गई। सफेद रोशनी की पतली किरणें ईमिंग के शरीर पर चमकने लगीं। अगले ही पल एमिन ने ट्रोल को पलटकर जमीन पर गिरा दिया और अपने दांतों से उसका एक बड़ा मांस का टुकड़ा नोच लिया। खून से लाल आंखों वाला ट्रोल भी अपनी स्किल ब्लड थर्स्ट एक्टिवेट कर देता है और दोनों एक दूसरे में उलझकर पागलों की तरह लड़ने लगते हैं। उसी समय मैं लगातार एनहांसमेंट स्पेल डालता रहता हूं और साथ ही रिकवरी स्पेल भी इस्तेमाल करता हूं। उनकी इस भयंकर लड़ाई की आवाज सैकड़ों मीटर दूर तक गूंजने लगती है। जिन छात्रों ने वह आवाज सुनी वे सभी हैरान रह गए। दफन हड्डियों के जंगल के बॉस कम से कम लेवल 12 के होते हैं। आखिर कौन सा पागल है जो उससे लड़ने चला गया? तभी आवाज से खींचकर 3 लोगों की एक टीम वहां पहुंची। उन्हें लगा था कि वे थोड़ी मदद कर देंगे और साथ ही कुछ लूट का हिस्सा भी मिल जाएगा। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो दंग रह गए, क्योंकि बॉस से लड़ने वाली कोई टीम नहीं थी। वहां सिर्फ मैं अकेला था। उसी पल मैंने अपनी तलवार से अंतिम वार किया और ट्रोल के सिर के ऊपर की लाइफ बार 1 से सीधे 0 पर आ गई। पूरे समय आसपास मौजूद किसी भी छात्र की हिम्मत नहीं हुई कि बीच में दखल दे सके। लियम और लियोयान भी वहीं थे और दोनों ही हैरानी से यह दृश्य देख रहे थे। यह छोटा सा लड़का एक ही दिन में इतना बदल कैसे गया? तभी 4 लोगों का एक और समूह पास आया। वह एलीट क्लास का जॉय था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे स्कूल में तुम्हारे जैसा भी कोई होगा। तुम्हारा समन काफी बुरी तरह घायल लग रहा है। क्या तुम्हें उसे ठीक करने में मदद चाहिए? हमारी टीम में एक सेंट प्रीस्ट है जिसकी हीलिंग एबिलिटी बहुत जबरदस्त है। उसने अपनी बात पूरी ही की थी कि उसके पीछे खड़ी खूबसूरत लड़की ने उसे एक जोरदार लात मार दी। मैंने मुस्कुराकर उनकी ओर देखा और कहा, नहीं धन्यवाद, सब ठीक है। यह सुनकर वे लोग जाने के लिए मुड़ गए, लेकिन जाते जाते उनकी नजर मेरे हाथ पर दिख रहे स्कोर पर पड़ गई। 5320। जाओए के मुंह से लगभग गाली निकल ही गई थी। उसी समय लियुआंट लाल चेहरा लिए मेरी ओर बढ़ी। जैसे ही वह मेरे सामने पहुंची, एमिंग की खून जैसी लाल आंखों ने उसे ठंडे तरीके से घूर लिया। लियुआंट को तुरंत ऐसा लगा जैसे वह हड्डियों तक जम गई हो। उसके पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे और उसका दिमाग पूरी तरह उलझ गया था। मैंने उसकी तरफ एक बार भी मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मैं फिर से उसकी नरमी के सामने हार न जाऊं। उसके बाद मैं वापस गुफा में चला गया और एमिंग को खुद को और मजबूत करने दिया। जब उसने सारे मॉन्स्टर्स को खा लिया तो उसे ऊर्जा के कोकून ने घेर लिया। लगता था कि यह एवोल्यूशन पिछली बार से कहीं ज्यादा बड़ी होने वाली है। मैं बस यही सोच रहा था कि बाहर निकलने के बाद उसकी कॉम्बैट पावर कितनी होगी। थोड़ी देर बाद तेज नुकीले पंजों की एक जोड़ी ने उस रोशनी के कोकून को फाड़ दिया और एमिंग बाहर निकल आया। उसका आकार और भी बड़ा हो चुका था। उसकी फर अब गहरे नीले रंग की हो गई थी, जो एक साथ शाही और ठंडी लग रही थी। उसे 2 नई स्किल्स भी मिल गईं, इंटिमिडेशन और फायर, और उसका टैलेंट भी एक लेवल ऊपर चला गया। यह पूरी तरह से एक नई रूपांतरण थी। परीक्षा खत्म होने में अब सिर्फ 1 घंटा बाकी था। मैं एमिंग की पीठ पर चढ़ गया और दूसरे मॉन्स्टर के ठिकानों को ढूंढने लगा। करीब 10 मिनट बाद एमिंग और मैं एक दूसरे बॉस के इलाके में पहुंचे। छायाओं का सम्राट, लेवल 15 का ट्विस्टेड ट्री किंग,
बाहर से मुझे उसकी ओर बढ़ते देख लिमिंगजी अनायास ही भौहें चढ़ाने लगा, क्योंकि वह जानता था कि ट्विस्टेड ट्री किंग चाहे एचपी में हो या अटैक में ट्रोल से कहीं ज्यादा ताकतवर है, और मैं तो अभी सिर्फ लेवल 4 था। इतनी बड़ी ताकत के अंतर के बावजूद ऐसा कारनामा करना पूरे देश में बहुत ही दुर्लभ बात थी। डंजन के अंदर जैसे ही मैंने जमीन पर कदम रखा, लाल आंखों वाले पेड़ एक एक करके जागने लगे। उनके विशाल तने फट गए और उनमें चौड़ी दरारें खुल गईं। मैंने उन्हें जड़ से उखड़ते देखा और दर्जनों शाखाएं मेरी तरफ भेदने के लिए बढ़ीं, लेकिन मुझे जरा भी डर महसूस नहीं हुआ। मैं तुरंत आगे लपका और एक ही झटके में अपनी तलवार निकाल ली। पलक झपकते ही मैंने 5 वार किए। मेरी गति इतनी तेज थी कि पीछे परछाइयां बन रही थीं। सारी शाखाएं साफ कटकर जमीन पर गिर गईं। मेरी आंखें सख्त हो गईं और मैं कुछ ही छलांगों में उस ट्रेंट तक पहुंच गया। मेरी तलवार सीधे उसकी टांग की दरार पर जा लगी और वहां एक गहरा घाव खोल दिया। पेड़ से फव्वारे की तरह रस बहने लगा और उसकी लाइफ बार खाली हो गई। अपने साथी को इस तरह मरते देख बाकी ट्रेंट्स डर से पीछे हटे, लेकिन अगले ही पल वे सब हम पर टूट पड़े। तभी एमिंग ने गुस्से से दहाड़ लगाई और सामने वाले ट्रेंट को एक ही वार में चीर दिया। फिर उसके शरीर से काली लपटें निकलकर उसे पूरी तरह ढकने लगीं। वे लपटें ट्रेंट्स में फैलती चली गईं और रुकने का नाम ही नहीं ले रही थीं। ट्रेंट्स दर्द से चीख रहे थे और तड़प रहे थे, लेकिन चाहे जितनी कोशिश करते वे उन काली लपटों को बुझा नहीं पा रहे थे, क्योंकि वे उनकी जीवन शक्ति को जलाकर खुद को और भड़का रही थीं। ये देखकर मैं भी थोड़ा हैरान रह गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एमिंग की लपटें इतनी खतरनाक होंगी। बहुत जल्दी पूरा इलाका आग के समुद्र में बदल गया और सारे ट्रेंट्स राख बन गए। उसके बाद वे काली लपटें वापस एमिंग के शरीर में समा गईं। इन लपटों की वजह से एमिंग को मांस खाने की जरूरत नहीं पड़ती, वह सीधे ऊर्जा अब्जॉर्ब कर सकता है। कुछ ही पलों में एमिंग और मैं दोनों एक साथ लेवल अप हो गए और मेरा स्कोर सीधे बढ़कर 7120 पॉइंट हो गया। तभी अचानक जमीन फट गई और बाहों जितने मोटे सुनहरे प्रोजेक्टाइल हमारी ओर फट पड़े। दूर से एक भयानक और गुस्से भरी गर्जना सुनाई दी। सैकड़ों ट्रेंट्स के बीच एक विशाल ट्रेंट किंग धीरे धीरे प्रकट हुआ, जिसकी ऊंचाई 100 मीटर से भी ज्यादा थी। मैं चुपचाप एक कदम पीछे हट गया। भले ही मेरी सारी बेस स्टैट्स अब 50 से ऊपर थीं, फिर भी उससे लड़ना लगभग आत्महत्या ही होता। मैं अपनी सीमाएं अच्छी तरह जानता था। इतना शक्तिशाली दुश्मन समन के लिए ही सही होता है। हेमिक की आंखें अचानक भयंकर हो गईं और उसके शरीर पर काली लपटें फिर से जल उठीं। उसने सीधे अपना सबसे शक्तिशाली रूप धारण किया और बीच में खड़े उस विकराल ट्रेंट किंग की ओर झपट पड़ा। काली लपटें सब कुछ लालच से निगल रही थीं और ट्रेंट्स लगातार दर्द से चिल्ला रहे थे। मैंने भी मौका देखकर हमला शुरू किया और लड़ाई को खत्म करने के लिए आगे बढ़ गया। अपने साथियों को इस तरह मरते देख विकृत ट्रेंट किंग जोर से हंस पड़ा। अनगिनत सुनहरी शाखाएं ईमिंग पर टूट पड़ी, लेकिन उसने उनकी परवाह ही नहीं की और सीधे पागलों की तरह ट्रेंट किंग के मुख्य शरीर की ओर झपट पड़ा। हैमिंग के पंजे बेहद तेज थे और काली रोशनी के चाप बार बार ट्रेंट किंग पर गिर रहे थे, मानो उसकी छाल को उधेड़ कर रख देंगे। ट्रेंट किंग का चेहरा दर्द से मरोड़ खा गया। इन सारी टहनियों ने अलग अलग तरफ से एमिंग को भेदने की कोशिश की, लेकिन एमिंग ने अपनी बॉडी की डिफेंस पर भरोसा करते हुए हर वॉर का सीधा जवाब दिया। काले फ्लेम्स धीरे धीरे उस राजा के ऊपर चढ़ने लगे और ट्रिएंडिफॉर्म किंग की आंखें डर से भर गईं। उसे साफ महसूस हो रहा था कि उसकी अपनी लाइफ धीरे धीरे खत्म हो रही है। ट्रिएंडिफॉर्म किंग डर गया और घबराकर पागलों की तरफ भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन एमिंग ने फिर से एक भयानक दहाड़ लगाई और उसी पल काले फ्लेम्स ने उसे जकड़ लिया। हेमिंग के अटैक्स और भी ज्यादा हिंसक हो गए। उसी समय जाओ और बाकी 3 लोग जो मदद के लिए दौड़कर आए थे, मुश्किल से निगलते हुए खड़े थे और उनके चेहरों पर साफ शौक दिख रहा था, क्योंकि दूसरे टियर का लेवल 15 मॉन्स्टर ट्रिएंडिफॉर्म किंग इस तरह पूरी तरह दबाया जा रहा था। उनका वहां आना मुझे भी थोड़ा हैरान कर गया। तभी अचानक जोरदार गिरने की आवाज गूंजी और ट्रिएंडिफॉर्म किंग पूरी तरह खत्म हो गया। उसी समय मेरे शरीर से सफेद रोशनी निकलने लगी और मैं लेवल 8 पर पहुंच गया। साथ ही रिकॉर्डर पर मेरा स्कोर भी 3000 और बढ़ गया।
मैंने आखिरी ट्रेंड्स उन्हें छोड़ दिए ताकि वे 4 किल्स कर सकें और आसानी से पॉइंट्स भी हासिल कर लें। मियाँ चान चान का मुंह हल्का सा खुला रह गया था। सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही हमारे स्कोर सबसे बेहतरीन एकेडमीज में एडमिशन के मिनिमम थ्रेशोल्ड तक पहुंच चुके थे। इससे पहले क्या कभी ऐसा हुआ था कि हमें किसी मॉन्स्टर के खिलाफ अपनी पूरी ताकत न लगानी पड़ी हो? जाओ ने सिर हिलाते हुए कहा कि शेनलिन का एमिंग सच में बहुत ही डरावना है। इन ट्रेंड्स को कैसे मारा गया इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब उनमें से कोई भी पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। उसी समय सारे काले फ्लेम्स वापस हेमिंग के शरीर में लौट गए और हेमिंग का नॉर्मल साइज 7 मीटर तक पहुंच गया। मेरी सारी बेसिक स्टैट्स अब 70 पॉइंट्स से ऊपर जा चुकी थी। मैं अभी अभी लेवल 10 पर पहुंचा था, इसलिए अब मैं अपना पहला क्लास चेंज कर सकता था। इस साल का एंट्रेंस एग्जाम भी अब खत्म हो चुका था और डंजन हमें जबरदस्ती टेलीपोर्ट करना शुरू कर रहा था। सफेद रोशनी में घिरे अनगिनत स्टूडेंट्स एक एक करके वापस विशाल मैदान में लौटने लगे और तुरंत ही उनका जोरदार स्वागत और चीयर्स से किया गया। मेरे पास 7 मीटर ऊंचा ईमिंग झुका हुआ बैठा था, बेहद भारी और बिल्कुल स्थिर। उसने सच में पहला स्थान हासिल कर लिया था। लिमिंजी और बाकी एक्साइटेड प्रोफेसर्स के चेहरे उत्साह से लाल हो गए थे। यह सच में डराने वाला था, क्योंकि उसके पास एक साथ 3 अलग-अलग टैलेंट्स थे और वह खुद भी बेहद ताकतवर था। एक समनर होकर इतने सारे बॉसेस को मार देना पहले कभी नहीं देखा गया था। वायोलू, तुम्हें सच में बहुत ही शानदार स्टूडेंट मिला है। चलो जल्दी चलकर शेनलिन का स्वागत करते हैं। लिमिंगजी उन्हें जल्दी जल्दी अपने साथ ले गया। मैदान के दूसरे तरफ लूरुयांट का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने 1 घंटे पहले ही डंजन छोड़ दिया था और एलिमिनेट हो गई थी। उसका स्कोर इतना भी नहीं था कि वह किसी बड़ी एकेडमी में प्रवेश पा सके। ये सब उसकी ही गलती थी। उसकी समझ साफ तौर पर कमजोर नहीं थी, लेकिन उसने मुझे इसके बारे में बताया ही नहीं। अगर उसने पहले बता दिया होता तो मैं कभी भी लुलियन के साथ टीम नहीं बनाता। ये सोचते हुए लुयांट की आंखें और भी अंधेरी हो गईं। उसी समय सुलिंगसू भी स्कूल नंबर 3 के प्रिंसिपल और प्रोफेसर से घिरा हुआ था और उनके बीच आह भरते हुए खड़ा था। स्कूल नंबर 2 की किस्मत सच में बहुत जबरदस्त निकली कि वहां से इतना बड़ा प्रोगड़ी निकल आया। हाँ बिल्कुल, लिनक्सु, हिम्मत मत हारो। तुम्हारा 19,500 का स्कोर पहले ही बहुत शानदार है। सुलिनक्सु ने हल्की मुस्कान के साथ दिखाया कि वह ठीक है, और फिर कुछ जिज्ञासा के साथ स्कूल नंबर 2 की दिशा में सोचते हुए देखने लगा। तभी प्रोविंशियल रैंकिंग जारी की गई और बिना किसी शक के मैं फर्स्ट रैंक पर था। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि एमिंग सच में एक मॉन्स्टर है। उसकी ग्रोथ न सिर्फ अनलिमिटेड है, बल्कि हर एवोल्यूशन के साथ उसकी कॉम्बैट पावर और भी ज्यादा डरावनी होती जा रही है। अब तो मुझे अपनी अगली समन देखने का बेसब्री से इंतजार है। घर लौटकर मैंने यह खबर अपनी छोटी बहन और अपनी माँ को बताई, और साथ ही प्रोविंस में फर्स्ट आने का 1 मिलियन युएन का प्राइज भी सीधे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। अब मेरी माँ और मेरी बहन को तंगी में जीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद मैं अपने कमरे में वापस गया ताकि अपने पहले क्लास चेंज की तैयारी कर सकूं। पहला क्लास चेंज करने के लिए एक री इनकारनेशन डंजन को रैंडम मैच मेकिंग के जरिए पूरा करना जरूरी था। पैनल को देखते ही मैंने बिना किसी झिझक के फर्स्ट क्लास चेंज पर क्लिक कर दिया और उसी पल मैं अपने कमरे से गायब हो गया। कोऑर्डिनेट 0894। ये एक ऐसा वर्ल्ड था जो पूरी तरह तबाही के कगार पर खड़ा था। इंसानियत की आखिरी लौ भी बुझने के करीब थी। क्या तुम इस दुनिया को बचाओगे या इसे पूरी तरह खत्म कर दोगे? ऑप्शनल क्वेस्ट एक, 1000 फ्लेओ बीस्ट्स को खत्म करो और जितना हो सके सर्वाइवर्स की रक्षा करो। ऑप्शनल क्वेस्ट दो, फ्लेओ की मेट्रियार्क्स को सब कुछ निगलने में मदद करो ताकि वह इवॉल्व कर सके। इस बार कुल 10 पार्टिसिपेंट्स थे। टाइम लिमिट 24 घंटे की थी और कोई भी अपनी मर्जी से इस जगह से वापस नहीं जा सकता था। बिना किसी चेतावनी के मैं अचानक खंडहरों से भरे एक इलाके के बीच प्रकट हो गया। मैंने हल्का सा भौहें सिकोड़ी और बिना ज्यादा सोचे सीधे पहला क्वेस्ट चुन लिया, फ्लेओ की मेट्रियार्च को सब कुछ निगलने में मदद करना। लेकिन फिर मेरे हेमिक का क्या होगा? ठीक उसी पल बगल की कांच वाली दरवाजे से एक आकृति जोर से बाहर फेंकी गई और कांच के अनगिनत टुकड़ों के साथ एक छोटी कद की लड़की जमीन पर गिर पड़ी। उसी समय एक खून जैसे रंग की और बिना चमड़ी वाली रेंगने वाली बीस्ट अंधेरी दुकान से बाहर कूदी और सीधे उस लड़की पर झपट पड़ी। लड़की ने मुश्किल से अपने पास पड़े लंबे सैबर की तरफ हाथ बढ़ाया,
लेकिन वह थोड़ा धीमी पड़ गई। मौत का डर उसे घेरने लगा और उसने इंस्टिंक्टिवली अपने हाथ आगे करके खुद को बचाने की कोशिश की। तभी हवा को चीरती हुई एक तलवार की चमक निकली और उस रेंगती डिजास्टर बीस्ट का सिर एक ही वार में कट गया। संतुलन खोकर वह मॉन्स्टर जमीन पर गिर पड़ा। मैं उस हक्का बक्का लड़की की तरफ मुड़ा और कहा, नमस्ते, मेरा नाम शेनलिन है। लड़की ने जवाब दिया, मेरा नाम लू है। मैं अभी उससे इस दुनिया के बारे में सवाल पूछने ही वाला था कि अचानक एक अलार्म बज उठा। सिचुएशन योचू सेफ, जनरल रिट्रीट। यह सुनते ही लूलू का चेहरा सख्त हो गया। उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, जल्दी चलो, यहां से निकलना होगा। लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि दूर से उछलती हुई एक कार सीधे हमारी तरफ आकर टकराने वाली थी। मैंने तुरंत लूलू को अपने पीछे खींचा और अपना स्टाफ सामने हॉरिजॉन्टल पकड़ लिया ताकि उस तेज टक्कर को झेल सकूं। जोरदार इम्पैक्ट के बाद मैं करीब 10 मीटर पीछे खिसक गया और फिर खुद को संभाल कर रुक गया। लूलू घबराया हुआ था और दर्द की परवाह किए बिना तेजी से भागते हुए बोला, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मैंने अपनी उफनती एनर्जी को शांत किया, सिर हिलाया और सामने देखा। वहां एक क्रीचर 2 पैरों पर खड़ा था, एक डिजास्टर बीस्ट जिसके पूरे शरीर पर नुकीले कांटे निकले हुए थे। यह एक दाउमो था। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। लूलू का चेहरा गंभीर हो गया और उसका हाथ अनजाने में अपने सेबर की मूठ पर और कस गया। उसी समय दाओमो तेज कदमों से हमारी तरफ बढ़ने लगा। अगले ही पल उसके पैरों के नीचे की जमीन धंस गई और वह अपनी पूरी ताकत के साथ झपट पड़ा। इससे पहले कि लू कुछ समझ पाता, एक परछाई बिजली की तरह उसके पास से गुजरी और सीधे उस मॉन्स्टर से टकराने चली गई। मैंने अपने स्टाफ की ब्लेड निकालकर दाओमो के तेज काटने वाले बाजुओं से टकरा दी और टक्कर से एक साफ धातु जैसी आवाज गूंजी। दाओमो दर्द से गरजा और उसका दूसरा हाथ मेरे सिर पर गिरने वाला था, लेकिन मैंने उसे जोर से पीछे धकेल दिया और चिल्लाकर कहा, लू, अपना सेबर मुझे दो। यह सुनते ही लू ने बिना जरा भी हिचकिचाए अपने हथियार की मूठ पकड़ी, उसे खींचकर निकाला और मेरी तरफ फेंक दिया। मेरी आंखों में लड़ने का जोश भर गया। अब फिर से शुरू करते हैं। जैसे उसने मेरी चुनौती महसूस कर ली हो। ताओमो फिर से झपटा और उसके दोनों ब्लेड जैसे बाजू पागलों की तरह घूमने लगे, लेकिन मुझे जरा भी डर नहीं था। एक हाथ में तलवार और दूसरे में सेबर लेकर मैंने उसका सामना किया। सिर्फ 5 सेकंड के अंदर ही हम दोनों ने इतने तेज वार किए कि हमारी परछाइयां पीछे छूटती नजर आ रही थीं। अनगिनत टक्करों के बाद मुझे एक मौका मिल गया। मैंने सिर झुकाकर उसकी घातक चोट से बचाव किया और उसी पल मेरे बाएं हाथ का लंबा सेबर ऊपर की तरफ चला गया। उसकी धार ने एक ही वार में दाओमो का बाजू काट दिया। उसे संभलने का मौका दिए बिना मैंने अपनी तलवार सीधा उसके दिल में घुसा दी। तलवार उसकी सख्त चमड़ी को चीरती हुई आर पार निकल गई। लू अभी भी दर्द से अपना हाथ पकड़कर खड़ा था। वह मेरे पास आया और पूछा, तुम यहां के नहीं हो ना? मैंने शांत आवाज में जवाब दिया, क्या तुम मुझे इस दुनिया के बारे में थोड़ा बता सकते हो? लू बोला, यह सब निकी की वजह से हुआ है। यह पूरी 1 महीने तक चला। बहुत से लोग इस यातना को सह नहीं पाए और पागल हो गए। फिर वे मॉन्स्टर्स में बदल गए जो सिर्फ मारने के लिए जीते हैं। अब निकी फिर से बदल गया है। यह पहाड़ों और नदियों तक को बिगाड़ रहा है और इंसानियत को समझ नहीं आ रहा कि अब जिंदा कैसे रहा जाए। उसकी बात सुनकर मुझे इस दुनिया की हालत समझ आने लगी। तभी गली के मोड़ से करीब 10 लोग भागते हुए आए, जिनके चेहरे डर से बिगड़े हुए थे। च्याऊ, तुम अभी भी यहां क्या कर रहे हो? भागो, उनके आगे खड़ी लंबी औरत ने चिल्लाकर कहा। लेकिन उसके बोलते ही जमीन जोर से कांपने लगी, जैसे कोई बाढ़ हमारी तरफ आ रही हो। आसमान में दर्जनों फ्लेओ ड्रैगन्स उड़ते दिखे और चारों तरफ से दहाड़े सुनाई देने लगी। इमारतों की छतों पर डिजास्टर बीस्ट्स दिखाई देने लगे, जिनकी प्यासे आंखें हम पर टिक गई थीं। पल भर में उन्होंने हमें चारों तरफ से घेर लिया, जैसे एक दीवार बन गई हो। जैसे जैसे वे पास आते गए, सबके पैर भारी होने लगे और दिलों में निराशा भरने लगी। सब लोग घबराकर निगलने लगे। च्याऊ, मेरे पीछे ही रहना। ये कहकर लूलू ने मेरी तरफ देखा। वह समझ रही थी कि मैं किसी दूसरे सर्वाइवर ग्रुप से हूं, लेकिन मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया और सीधे आगे बढ़ गया। रुक जाओ, तुम क्या कर रहे हो? हम गिरे हुए हैं। ये अकेले हीरो बनने का समय नहीं है। मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आ गई और मैंने कहा, नहीं नहीं, असल में ये सब मेरे द्वारा गिरे हुए हैं।
अगर मैं इन सभी फ्लेओ क्रीचर्स को मार दूं तो मेरा स्कोर तेजी से बढ़ जाएगा। एमिंग। सफेद रोशनी की चमक के साथ 7 मीटर ऊंचा एमिंग तुरंत प्रकट हो गया और उसकी दहाड़ से आसमान तक कांप उठा। उसकी ठंडी नजर सामने खड़ी फ्लेओ क्रीचर्स की लहर पर पड़ी और फिर वह सीधे अपने कोलोसल फॉर्म में बदल गया। अचानक उसका आकार 28 मीटर तक पहुंच गया और उसका शरीर कई इमारतों से भी ऊंचा हो गया। एमिंग ने अपने चारों पैरों में ताकत भरी और जमीन हर तरफ से फट गई। वह एक मिसाइल की तरह जलती गर्मी के साथ क्रीचर्स की भीड़ के बीच कूद पड़ा। कोई भी क्रीचर कुछ सेकंड से ज्यादा टिक नहीं पाया और दर्द भरी चीखों के साथ मरकर न्यूट्रिएंट्स में बदलता गया। दूर खड़े लोग ये सब देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गए। तभी अचानक करीब 10 क्रीचर्स मुझ पर टूट पड़े। सावधान! यह देखकर लूलू तुरंत चिल्लाई और मेरी मदद करने दौड़ी, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर रुक गया, क्योंकि पीछे हटने की बजाय मैं खुद उन पर टूट पड़ा। अपनी तलवार और सेबर से मैंने उन्हें ऐसे काटा जैसे यह कोई बड़ी बात ही न हो, और पल भर में ही मुझ पर हमला करने वाले सभी क्रीचर्स को खत्म कर दिया। लुलू यह देखकर हैरान रह गया। उसके शरीर में फ्लेओ म्यूटेशन का कोई निशान नहीं है। उसे तो कमजोर होना चाहिए था। तभी लुलू के दिमाग में एक संभावना कौन थी। 6 महीने पहले जब वह खाने की तलाश में निकली थी, तब उसे कुछ लोग मिले थे जो इतने ही ताकतवर थे और उनके शरीर में भी कोई म्यूटेशन नहीं था। उन्हीं लोगों ने सर्वाइवर्स के सीक्रेट बेस को नष्ट कर दिया था और सर्वाइवर्स को फ्लेओ क्रिएचर्स के सामने छोड़ दिया था, जिन्होंने उन्हें मार डाला। और जब उन्होंने सर्वाइवर्स को भागने की कोशिश करते देखा तो सीधे उनके पैर तोड़ दिए। इंसानियत से बिल्कुल खाली मॉन्स्टर्स का एक झुंड। उनमें से एक ने कहा था, हम भी तुम्हारी ही तरह इंसान हैं। लूलू कभी उस बात को नहीं भूल पाया, लेकिन शेनलिन उन लोगों से अलग है। उसने मेरी जान 2 बार बचाई है। जैसे उसने लूलू के मन की बात समझ ली हो, लूलू जल्दी से बोला और गहरी सांस लेकर उसकी आंखों में नफरत की चमक आ गई। चाहे जो हो, उससे दूर ही रहना। अभी वह ज्यादातर क्रीचर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचे हुए है। इसी मौके में हमें उनकी लाइन तोड़कर निकल जाना चाहिए। लेकिन तभी जैसे ही वे आगे बढ़े, जमीन पर अचानक बिजली गिरी और रास्ता बंद हो गया। एक सुनहरे बालों वाला युवक हाथ में किताब लिए एक स्काई स्क्रेपर से बाहर आया। वह कुछ मंत्र जैसा पढ़ रहा था और उसके आसपास एक के बाद एक बिजली के गोले बनने लगे। यह देखते ही मेरा चेहरा बदल गया और मैंने तुरंत अपनी लंबी ब्लेड से बगल से आए हमले को रोक लिया। उसी पल एक रेपियर मेरी ब्लेड से टकराई और मेरे सामने बेहद खूबसूरत एक महिला खड़ी थी। वह धीरे धीरे सामने आई। मैंने बिना हिचकिचाए अपनी तलवार उसकी पतली कमर के आर पार कर दी, लेकिन वह अचानक गायब हो गई और कुछ ही पल बाद कई दर्जन मीटर दूर फिर से दिखाई दी। मैंने अपने पैरों में जोर लगाया और उसकी तरफ झपट पड़ा। यह देखकर वह महिला तुरंत चिल्लाई, क्या तुम दखल नहीं दोगे? उसके शब्द खत्म होते ही एक इमारत से आग की प्रचंड लहर निकली और हम दोनों टकराए तो चिंगारियां उड़ने लगीं। आग के बीच खड़ा एक मजबूत आदमी जीभ चटकाते हुए बोला, तो तुम सच में एक समनर हो? जलती आग मेरे चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन मेरा चेहरा बिल्कुल ठंडा था। मैंने अपनी ब्लेड से उसे पीछे धकेल दिया। तभी 4 लोग अलग अलग दिशाओं से बाहर आ गए। रीइंकार्नेशन इंस्टेंसेस में एक दूसरे को मारना मना होता है और जो भी इस नियम को तोड़ता है उसे तुरंत वांटेड घोषित कर दिया जाता है, सिवाय उन रीइंकार्नेशन डंजन्स के जहां अलग अलग फैक्शंस होते हैं। मैंने सच में नहीं सोचा था कि कोई ऐसा चुनाव करेगा। मिशन नंबर 1, तुम लोग डया के हो क्या? क्या तुम कभी किसी रीइंकार्नेशन डंजियन से नहीं टकराए? जिंदा बचने की संभावना बढ़ाने के लिए फैसला कैसे किया जाता है? कैलेमिटी कैंप का फायदा तो साफ साफ सबसे बड़ा होता है। थोड़ा सा दिमाग हो तो समझ आ जाता है कि क्या चुनना चाहिए। लेकिन ये 6 लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं उनके जाल में फंसा हुआ शिकार हूं। मैंने बस हल्के लहजे में कहा, दोस्तों, क्या तुमने कभी यह कहावत सुनी है? सबसे बड़े शिकारी अक्सर अपने शिकार का रूप लेकर सामने आते हैं। अगर मैंने तुम्हें इतनी साफ तरह से यहां खींच लिया है, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ निपटने का मेरे पास कोई प्लान नहीं होगा? तुम लोगों ने अभी बड़े अच्छे भाषण दिए थे, तो इनाम के तौर पर क्यों ना मैं तुम्हें मौत ही दे दूं? मेरे होंठों पर धीरे धीरे मुस्कान फैल गई। खाना परोस दिया गया है। अब एमिंग के दावत शुरू करने का समय है। तभी एक भयानक
दहाड़ चारों तरफ गूंज उठी और स्याही जैसे काले फ्लेम्स सैकड़ों मीटर तक फैलते हुए एक विशाल काले भेड़िए का रूप लेने लगे। एक पल में ही उसका आकार और 8 मीटर बढ़ गया और उसकी शक्ल पहले से भी ज्यादा डरावनी और खतरनाक हो गई। उस विशाल काले भेड़िए को अपनी तरफ झपटते देख सभी के दिलों में गहरी डर की लहर दौड़ गई। पल भर में डर उनके पैरों से लेकर सिर तक भर गया और उनका दिमाग डर से फटने जैसा हो गया। आखिरकार जब काला भेड़िया अपने पंजे से वार करने ही वाला था, तब उनमें से 3 लोग किसी तरह अपने होश में आए और बिजली की तरह अलग अलग दिशाओं में कूद कर बच गए। लेकिन चौथा सबसे बदकिस्मत था। उसे चीखने का मौका भी नहीं मिला और काले भेड़िए ने उसे तुरंत टुकड़े टुकड़े कर दिया। यह दृश्य देखकर बाकी लोगों की पीठ पर ठंडा पसीना बहने लगा। उन्हें लगा था कि बस समन को थोड़ी देर रोके रखना काफी होगा, लेकिन यहां तो समनर खुद भी उनके बराबर की ताकत रखता था और ऊपर से यह क्रीचर जिसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और डैमेज दोनों ही राक्षसी थे, उसके पास एरिया कंट्रोल स्किल्स भी थी। अब तो वक्त काटने का ख्याल ही छोड़ दो। अगर 3 मिनट से पहले खत्म न हुए तो वही चमत्कार होगा। यह देखकर काला भेड़िया सबसे पास वाले इंसान पर टूट पड़ा। सुनहरे बालों वाले युवक ने दांत भींचे और तेजी से कोई आर्कन मंत्र पढ़ने लगा। तुरंत ही तेज बिजली की लपटें आपस में लिपटकर आधा मीटर मोटी चेन्स में बदल गईं और उन्होंने काले भेड़िए के चारों पैर और धड़ को कसकर जकड़ लिया। जल्दी इसे मारो, मैं इसे सिर्फ 10 सेकंड रोक सकता हूं। लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि काले भेड़िए ने अपने दाहिने पंजे से जोर का झटका दिया और बिजली की चेन्स उसी पल टूटकर बिखर गईं। यह कैसे हो सकता है? यह तो मेरा एडवांस टैलेंट है। सुनहरे बालों वाला युवक पूरी तरह हैरान रह गया। मेरे स्ट्रेंथनिंग स्पेल के बाद हेमिंग की ताकत और भी बढ़ गई थी। यह देखकर अब कोई भी हिचकिचाने की हिम्मत नहीं कर पाया और सबने तुरंत अपने ट्रम्प कार्ड्स निकाल लिए। वह खूबसूरत औरत कई परछाइयों में बटकर अलग अलग दिशाओं से मेरी तरफ झपटी। तभी उसके सिर के ऊपर अचानक अनगिनत बर्फ की नुकीली स्टैलेक्टाइट्स बन गईं और बरसने लगीं, जिससे उसे पीछे हटना पड़ा। लंबी बर्फीले रंग के बालों वाली एक लड़की शांति से आगे बढ़ रही थी और उसके पैरों के पास जमीन धीरे धीरे फ्रॉस्ट से ढकती जा रही थी। जैसा कि उम्मीद थी, पास की कैलामिटी बीस्ट तुरंत बर्फ की मूर्तियों में बदल गई। उसे मैं संभालता हूं। आग की लपटों में घिरा मजबूत आदमी सीधे उसकी तरफ झपटा। बाकी तीनों ने एक साथ मुझ पर हमला कर दिया ताकि मुझे तुरंत खत्म कर सके। तभी एक जोरदार दहाड़ गूंजी और एक मोटा तगड़ा आदमी ठाल उठाए चिल्लाया, अरे बच्चों, मेरी तरफ देखो, प्रोवोकेशन स्किल एक्टिवेट। उसी पल तीनों घूमकर उसी मोटे आदमी को घूरने लगे। उनकी आंखों में नफरत भर गई और अगले ही पल विशाल काला भेड़िया उनके पीछे प्रकट हो गया। उसके बाद उनकी किस्मत तय हो चुकी थी। तीनों आदमी पलक झपकते ही चार चार टुकड़ों में कट गए। तुरंत बाद एमिंग मुड़ा और पास की इमारत पर जोर से वार किया। ढेर सारे मलबे उड़कर उस औरत की तरफ गए। पत्थरों के टुकड़ों ने उसके कपड़े फाड़ दिए और उसकी त्वचा को चीर दिया। एमिंग ने एक पल में उसे पकड़ लिया और पंजा उठाकर जोर से पटका। फिर अंधेरी फ्लेम्स ने उसके पूरे शरीर को निगल लिया। दूसरी तरफ अचानक बर्फीला तूफान फट पड़ा और उसके रास्ते में जो भी आया, इमारत हो या इंसान, सब बर्फ की मूर्तियों में बदल गए। आग वाला मजबूत आदमी भी तुरंत बर्फ का टुकड़ा बन गया। 7 शिकारों में से अब सिर्फ एक बचा था। फिर सबकी नजरें हत्या के इरादे से सुनहरे बालों वाले युवक पर टिक गईं और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने बिजली की एक के बाद एक लहर छोड़ी और तुरंत भागने लगा। मैंने उसके सभी हमलों को कुछ कदमों में ही बचा लिया और अपनी लंबी ब्लेड के एक वार से उसका शरीर टुकड़ों में बिखर गया। मेरी आवाज गूंजी जब मैंने पूछा, क्या तुम लोग मदर कैलेमिटी बीस्ट के बारे में जानते हो? उसने सिर हिलाया। वह अनगिनत कैलेमिटी बीस्ट्स में से उभरी एक खास क्रिएचर है जिसने अपनी अलग चेतना विकसित कर ली है। हम उस मदर कैलेमिटी बीस्ट को मारने जा रहे हैं। मैंने सिर हिलाया। शायद सबसे ज्यादा स्कोर पाने के लिए उसे मारना ही पड़ेगा और यही इस दुनिया को थोड़ी सी उम्मीद देने का भी एकमात्र तरीका है। तभी सुलनक्सु हमारे पास आया और बोला, फिर मिल गए शेनलिन? धत्त। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, मोटा आदमी उत्साह से बोला, कमाल है बड़े भाई, तो तुम ही वो मशहूर विंटर गार्डियन हो। कोई हैरानी नहीं कि तुम इतने ताकतवर हो। थोड़ी देर बात करने के बाद हम तीनों के बीच भरोसा और मजबूत हो गया। मुझे यह भी पता चला कि उस मोटे आदमी का नाम ल्यूक्सियन है।
मैंने उन्हें मदर कैलेमिटी बीस्ट को मारने का अपना इरादा बताया और उन्होंने बिना जरा भी हिचकिचाए तुरंत मान लिया। हम तुरंत शहर के केंद्र की तरफ चल पड़े। कुछ देर बाद हम एक बड़े पुल के सामने पहुंचे। तभी अचानक कैलेमिटी बीस्ट्स की लाल आंखें एक एक करके चमकने लगीं और वे गुस्से में हम पर टूट पड़ीं। ईमिंग ने तुरंत इंटिमिडेशन वेव छोड़ी और फिर सड़क को ढक रही बीस्ट्स की भीड़ के बीच कूद पड़ा। काली फ्लेम्स चारों तरफ फट पड़ी, लेकिन मेरा चेहरा बिल्कुल शांत रहा। मदर बीस्ट ने हमें देख लिया है। सुलिनक्सु की आंखें अचानक बर्फीली नीली चमक से भर गईं और वह किसी शांत देवता जैसा लगने लगा। अगले ही पल उसके सिर के ऊपर तेज नुकीली बर्फ की स्टैलेक्टाइट्स प्रकट हो गईं। सुलिनक्सु की बस एक साधारण सी इच्छा के साथ ही उसके इरादे के मुताबिक सारे बर्फ के स्टैलेक्टाइट्स पीछे से हमारा रास्ता रोक रही बीस्ट की हॉर्ड की तरफ बिजली की तरह टूट पड़े। अनगिनत बीस्ट उनके आर पार छेद दिए गए और वे ऐसे गिरने लगीं जैसे बोलिंग पिन्स गिरती हैं। लेकिन बहुत जल्दी दूसरी बीस्ट्स भी उमड़ पड़ीं। पूरे शहर की क्रीचर्स चारों तरफ से हमारी तरफ आने लगीं। मुझे साफ महसूस होने लगा कि दबाव बढ़ रहा है। पूरे शहर में सैकड़ों हजार, शायद 1 मिलियन तक कैलामिटी बीस्ट्स थीं। अगर हम अपनी सारी ताकत भी लगा देते तब भी उन सबको मार पाना नामुमकिन था। तभी मैंने चिल्लाकर कहा, सांप का सिर काटना होगा। एमिंग जा और मदर कैलामिटी बीस्ट को मार दे। मेरी बात सुनते ही एमिंग तुरंत मुड़ा और पुल की तरफ बिजली की तरह दौड़ पड़ा। पुल के उस पार एक बेहद खतरनाक ऑरा महसूस हो रही थी। वही मदर कैलामिटी बीस्ट थी। जैसे ही एमिंग पुल के दूसरे किनारे पर पहुंचा, धुंध के अंदर से अचानक 10 मीटर से भी लंबा एक गहरा लाल टेंटिकल बाहर निकला और पूरी ताकत से उस पर वार कर दिया। एमिंग कई इमारतों को तोड़ता हुआ उछलकर दूर जा गिरा। एक के बाद एक बिल्डिंग ढाती चली गई और वह लगभग 20 मीटर दूर जाकर रुका। एमिंग ने गुस्से से दहाड़ मारी और धूल का बादल छितरा गया। वह कंक्रीट के मलबे और फटे हुए लाशों के बीच से उठ खड़ा हुआ। उसकी नजर बर्फ जैसी ठंडी थी। उसकी खड़ी पुतलियां सामने खड़ी मदर कैलेमिटी बीस्ट को घूर रही थीं। वह एक विशाल आई बॉल थी जो 60 मीटर से भी बड़ी थी और उसकी अनगिनत दूसरी प्यूपिल्स भी ईमिंग पर टिकी हुई थीं। ईमिंग की काली लपटें फिर से उग्र होकर भड़क उठीं। उसने बिना एक पल गंवाए हमला शुरू कर दिया और उसका शरीर बिजली की तरह आगे बढ़ा। उसकी भयानक चार्ज की ताकत से आसपास की टूटी इमारतें तक कांप उठीं। उसी पल उस विशाल आई बॉल की सारी प्यूपिल्स एक साथ सिकुड़ गईं और 15 गहरे लाल टेंटिकल्स एमिंग की ओर टूट पड़े। एमिंग जितना हो सके उतना उन्हें डोड़ कर रहा था और जब बचना नामुमकिन होता तो उसकी तेज पंजों पर काली रोशनी लिपट जाती और वह पूरी ताकत से वार करता, लेकिन टकराने की आवाज ऐसे आती जैसे लोहे से लोहा टकरा रहा हो। अचानक एक टेंटेकल ने उसे जोर से मारकर दूर फेंक दिया और जो दूरी उसने इतनी मुश्किल से तय की थी वह फिर से बढ़ गई। अब तक एमिंग हमेशा अपनी ब्रूट स्ट्रेंथ पर ही निर्भर रहा था। उसकी जबरदस्त ताकत और डिफेंस के कारण वह क्लोज कॉम्बैट में पूरी तरह हावी रहता था, लेकिन अब इस जायंट आई के टेंटलस के सामने वह पूरी तरह बेबस हो गया था। गुस्से भरी दहाड़ के साथ उसकी काली लपटें पूरी ताकत से भड़क उठीं। एक पल में भयानक गर्मी चारों तरफ फैल गई। एमिंग अपनी पूरी शक्ति छोड़ रहा था और उसका माना बेहद तेजी से जल रहा था। उसने इस लड़ाई को लाइफ और डेथ बैटल बना दिया था। इधर मेरा चेहरा भी गंभीर हो गया क्योंकि एमिंग के साथ अपने स्पिरिचुअल लिंक के जरिए मैं उसकी लाइफ फोर्स को धीरे धीरे गिरते हुए महसूस कर रहा था। तभी अचानक सुलिंगसू की आंखें खुलीं और उनमें क्रिस्टल जैसी चमक उभर आई। ग्लेशियल अनाइहिलेशन। एक पल में हवा की सारी नमी गायब हो गई और अनगिनत कैलामिटी बीस्ट्स बर्फ के क्रिस्टल्स में बदल गईं। उनके टुकड़े हर तरफ बिखर गए। इस मौके का फायदा उठाते हुए मैंने तुरंत फैसला लिया, चलो सी ऑफ कैलेमिटीज को ढूंढते हैं। एमिंग को अभी इवॉल्व कराना ही हमारी आखिरी उम्मीद है। थोड़ी देर बाद हम तीनों शहर के सेंटर में पहुंच गए। हमारे सामने एक भयानक गर्जना गूंजी और बिना हिचकिचाए हम तीनों दौड़ पड़े। जल्द ही हमें एमिंग दिखाई दिया। वह बुरी तरह घायल था और लगभग मरने की हालत में था, लेकिन उसके पंजे अब भी जमीन में गड़े हुए थे। बैंगनी टेंटलस के लगातार हमलों के बावजूद वह 1 इंच भी पीछे नहीं हट रहा था और कदम दर कदम आगे बढ़ रहा था। मैं तुरंत उसकी तरफ भागा और चिल्लाया, एमिंग, डिवॉर दोज कैलामिटी बीस्ट्स।
मैंने तुरंत रिकवरी और रीइंफोर्समेंट स्पेल इस्तेमाल किया और हल्की सफेद रोशनी एमिंग के शरीर को घेरने लगी। एक भयंकर दहाड़ के साथ एमिंग ने पर्पल टेंटिकल्स को पीछे धकेला और तुरंत बीस्ट की हॉर्ड पर टूट पड़ा। उसकी काली लपटें एक काले लोटस की तरह फैल गईं। जायंट आई को तुरंत समझ आ गया कि कुछ गलत हो रहा है और उसने सारी बीस्ट्स को पीछे हटने का आदेश दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अनगिनत डिवाउरिंग एनर्जी से भरी काली लपटें ईमिंग के शरीर में समाने लगी। मैंने बिना देर किए इंटरफेस में रीस्टार्ट एवोल्यूशन पर क्लिक कर दिया। उसी पल उसके शरीर की गहराइयों से एक डरावनी डार्क पावर फूट पड़ी और आसमान तक उठता हुआ काले प्रकाश का एक स्तंभ बन गया। एमिंग का शरीर तुरंत बढ़कर 100 मीटर से भी बड़ा हो गया। कंग्रेचुलेशंस, योर समन मिंगा हैज ऑब्टेन्ड द स्किल कर्स्ड ओथ। कंग्रेचुलेशंस, योर समन एमिंग हैज ऑब्टेन्ड द न्यू टैलेंट एडमांटियम बॉडी। ऑल एट्रीब्यूट्स इंक्रीज्ड बाय 60 पॉइंट्स। मैंने राहत की सांस ली। कितना जबरदस्त अपग्रेड था। एमिंग ने जायंट आई की तरफ देखा। उसका शरीर पूरी तरह नया हो चुका था। उसकी घनी फर से हल्की सुनहरी चमक निकल रही थी और उससे एक दिव्य और शाही ऑरा फैल रहा था। जायंट आई की प्यूपिल्स जोर से कांप उठी। उस भयानक डिवाउरिंग ऑरा ने उसे कुछ पल के लिए जकड़ लिया था और वह हिल भी नहीं पा रहा था। लेकिन अगले ही पल उसका डर अंतहीन गुस्से में बदल गया। वह भी दूसरों को निगल कर इवॉल्व हो सकता था। उसे ही सुप्रीम बीइंग बनना था। उसके विशाल पर्पल टेंटिकल्स हवा को चीरते हुए एक साथ एमिंग पर टूट पड़े, लेकिन एमिंग चट्टान की तरह अडिग खड़ा रहा। 15 टेंटिकल्स उसके शरीर पर लिपट गए, फिर भी उसकी सुनहरी आभा बस हल्की सी डगमगाई। अगले ही पल काली लपटें, जो डिवाउरिंग पावर और कंडेंस्ड एनर्जी का संगम थीं, फट पड़ी और उन्होंने 400 मीटर ऊंची एक भयानक टायरेंट बीस्ट की आकृति बना दी। पलक झपकते ही 1 किलोमीटर का इलाका काले आग के समंदर में बदल गया। एमिंग बिजली की तरह जायंट आई पर झपट्टा और जैसे ही उसने अपने पंजे उठाए, उसके पीछे खड़ी उस विशाल बीस्ट की परछाई ने भी वही हरकत दोहराई। कंडेंस्ड ब्लैक फ्लेम क्लॉ नीचे गिरी और जायंट आई की कई प्यूपल्स तुरंत फट गईं, जिससे वह दर्द से चीख उठा। उसके टेंटिकल्स पागलों की तरह एमिंग पर बरसने लगे, लेकिन उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए। जायंट आई गरजा और उसने दुष्ट ऊर्जा को सोखना शुरू कर दिया, जो तुरंत उसके शरीर में मिल गई। एक पल में उसका आकार और भी बढ़ गया और उसके गहरे लाल टेंटलस पर अनगिनत तेज कांटे उगाए। ये वही शक्ति थी जिसे उसने अपने अगले लाइफ लेवल में इवॉल्व होने के लिए बचा कर रखा था, लेकिन अब मजबूरी में उसे समय से पहले इस्तेमाल करना पड़ा। अगले ही पल उसके गहरे लाल टेंटलस हर दिशा से एमिंग की तरफ टूट पड़े। दोनों दुश्मन पागलों की तरह एक दूसरे पर टूट पड़े। धरती लगातार कांपती रही और उनकी दहाड़ें आसमान में गूंजती रहीं। खंडहरों के बीच कई घंटे बीत गए। आखिर में सिर्फ एमिंग ही खड़ा रह गया, जबकि उस विशाल आंख की अनगिनत प्यूपल्स धीरे धीरे अंधेरी पड़ने लगीं और उसका पूरा शरीर काली लपटों में धीरे धीरे पूरी तरह निगल लिया गया। उसी समय सुलिंगसू और मैं हंस पड़े, क्योंकि मदर कैलामिटी बीस्ट और हजारों कैलामिटी बीस्ट्स को मारने से हमें बेहद ऊंचा स्कोर मिलने वाला था। तभी एक नोटिफिकेशन की आवाज आई और हम तीनों तुरंत वहीं से गायब हो गए। टाइम सिंक्रोनाइजेशन, आपके प्रदर्शन के आधार पर स्कोर की गणना की जा रही है। आपने कुल 8,560 कैलामिटी बीस्ट्स को मारा है और मदर कैलामिटी बीस्ट को भी खत्म कर दिया है। बधाई हो, आपका स्कोर परफेक्ट है। आपकी क्लास को प्रमोट करके मास्टर ब्लेड समनर बना दिया गया है। ये एक यूनिक और रेयर क्लास है जो आपके कारण पैदा हुई है। बधाई हो, आपने एक नई क्लास स्किल सीखी है, आर्केन ब्लेड कंडेंसेशन। स्किल इफेक्ट, एक ऐसी तलवार जो वास्तविक और भ्रम के बीच मौजूद होती है। ये टारगेट की सारी फिजिकल डिफेंस को इग्नोर करती है और सीधे उसके माइंड पर हमला कर एक खास मेंटल ट्रॉमा पैदा करती है। ये पढ़कर मैं थोड़ा चौंक गया। यानी यह स्किल फिजिकल डिफेंस को पूरी तरह नजरअंदाज करके सीधे दुश्मन की आत्मा या दिमाग को चोट पहुंचाती है। मतलब अगर सामने वाले के पास मेंटल डिफेंस नहीं है तो उसे एक ही वार में मारा जा सकता है। यह स्किल सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उसी पल एक गंभीर चमक वाली तलवार और अनगिनत रून्स मेरी हथेली में प्रकट हो गए, लेकिन आर्केन ब्लेड को कंडेंस करते ही मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग पूरी तरह खत्म हो गई। मैंने सिर हिलाया और तलवार को गायब कर दिया,
लगता है ये स्किल सिर्फ आखिरी हालत में ही इस्तेमाल की जा सकती है। मैं हल्का सा मुस्कुराया और फोन खोला। होनी, लुओक्शन और सुलिंगसू की फ्रेंड रिक्वेस्ट्स एक्सेप्ट करने के बाद मुझे तुरंत लुइन का मैसेज दिखाई दिया। आज दोपहर 2 बजे सबसे बड़ी एकेडमीज के रिक्रूटर्स आने वाले हैं, जल्दी स्कूल पहुंचो। मैंने थोड़ा सोचा, और चूंकि मेरे पास करने के लिए कुछ खास नहीं था, इसलिए मैं तुरंत फागेन नंबर 2 हाई स्कूल के लिए निकल पड़ा। स्कूल के गेट पर इंतजार कर रहे लुएन ने मुझे देखते ही पास आकर कहा, आखिर तुम आ ही गए। इस बार 5 सबसे बड़ी एकेडमीज ने अपने रिक्रूटर्स यहां भेजे हैं। फागन शहर में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मैं लुएन के साथ ऑफिस तक गया। उसने दराज से ड्रैगन के आकार की एक रिंग निकाली और मुझे देते हुए कहा, यह सिटी गवर्नमेंट की तरफ से तुम्हारा रिवॉर्ड है। इसमें इक्विपमेंट और स्किल बुक्स हैं जिनकी तुम्हें जरूरत पड़ेगी। मेरी आंखें चमक उठीं, क्योंकि यही चीजें मुझे अभी सबसे ज्यादा चाहिए थीं। मेरी जो ऑर्डिनरी क्वालिटी वाली तलवार थी, वह इतने इंटेंस बैटल्स के बाद पहले ही डैमेज हो चुकी थी। मैंने रिंग ली और अपनी कॉन्शियसनेस उसके अंदर डाली। तभी 2 इंफॉर्मेशन तुरंत सामने आ गई। पहली, ओमनिस्टेंशन सोर्ड। इसकी वास्ट स्काई सोर्ड फॉर्म को इंडिस्ट्रक्टिबल ब्लेसिंग मिलती है और इसकी हेवनली फॉल फॉर्म विजडम ऑरा देती है, जो लगातार स्पिरिचुअल एनर्जी रिकवर करती है और किसी भी स्किल के इफेक्ट को 50% तक बढ़ा देती है। दूसरी, स्किल बुक वॉइड स्टेप। इसका इफेक्ट है कि यह आपको तुरंत 100 मीटर की दूरी पार करने देता है। ये इक्विपमेंट और स्किल बुक देखकर मैं बेहद संतुष्ट था। दोपहर 2 बजे के आसपास एक काली ऑफिशियल कार स्कूल के सामने आकर रुकी और उसमें से एक आदमी और एक औरत उतरे। लिमिगिस तुरंत गंभीर चेहरे के साथ उनका स्वागत करने आगे बढ़ा, क्योंकि टॉप अकादमिस के रिक्रूटर्स अक्सर मार्शल ट्रांसकेंडर्स होते हैं और यहां तक कि मेयर को भी उनसे इज्जत से पेश आना पड़ता है। हम रिसेप्शन रूम में पहुंचे। आराम से बैठे गिफे ने बस इतना पूछा, चेन कहाँ है? तभी दरवाजा खुला और मैं और लून अंदर चले गए। गिफेट ने मुझे सिर से पांव तक देखा और कहा, बुरा नहीं, तुम्हारी यह पर्सनालिटी मेरी एकेडमी के लिए बिल्कुल सही है। उसके पास बैठे फेंगी ने तुरंत नाराजगी जताई। बाहर की दुनिया में लुक देखकर चुनना ठीक है, लेकिन युंगे एकेडमी में भी क्या अब चेहरा देखकर भर्ती होती है? फिर उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, चनलिन, मेरी किंग 10 एकेडमी चुनो। तुम्हें जितने रिसोर्सेज चाहिए सब मिलेंगे और वेलकम गिफ्ट में 3 ट्रेजर्स भी। यह सुनते ही बाकी लोग भी बोलने लगे, क्या तुम विंटर चैंपियन की वैल्यू पर शक कर रहे हो? हाँ चनलिन, वह तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर रहा है। वहां जाकर बेइज्जती मत कराना। लिमिंजी और लून दोनों इस दृश्य से हैरान रह गए, क्योंकि माहौल अचानक बहुत तनावपूर्ण हो गया था। जो भी रिक्रूटर पहले ऑफर देता, बाकी 4 तुरंत उसकी बात काट देते और स्थिति और भी कैओटिक होती जा रही थी। आखिर गिफेट ने गहरी सांस ली और मेरी तरफ देखकर कहा, तुम फर्स्ट अवेकनिंग तक पहुंच चुके हो, है ना? और अभी तक समनिंग शुरू नहीं की होगी। अगर तुम युन ज्वाइन करते हो तो मैं सीधे हायर अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट करके तुम्हें समनिंग के लिए सबसे अच्छे मटेरियल्स दिला सकता हूं। तुम्हारा ब्लैक वुल्फ ग्रोथ टैलेंट रखता है, इसलिए तुम जो भी रिसोर्स चाहो मांग सकते हो, यहां तक कि सोमन्यू भी। ये सुनते ही बाकी 4 लोग चुप हो गए, क्योंकि इतनी जेनरस कंडीशन उनके लिए भी बहुत ज्यादा थी। इस साल वैसे भी कम से कम 10 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनके 20,000 से ज्यादा पॉइंट्स थे, इसलिए सिर्फ विंटर चैंपियन को रिक्रूट करने के लिए इतनी रिसोर्सेज खर्च करना उन्हें ठीक नहीं लगा और उन्होंने चुपचाप पीछे हटना ही बेहतर समझा। मैंने बस सिर हिलाया और कहा, बाकी सब ठीक है, लेकिन सोमन्यू रहने दो। गिफेट की भौहें ढीली पड़ गईं और खुश होकर वह बोला, अगर तुम्हें ज्यादा मैच्योर लोग पसंद है तो मैं भी मौजूद हूं। मैं कहना चाहता था कि मेरा वह मतलब नहीं था, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। आखिरकार मैंने युंके एकेडमी ही चुन ली, इसलिए नहीं कि गिफे खास तौर पर हैंडसम था, बल्कि इसलिए कि उसका ऑफर सच में बहुत ज्यादा अच्छा था। कुछ ही समय बाद नया सेमेस्टर शुरू होने का दिन आ गया। उनके एकेडमी छोंगतियान शहर में स्थित है, जो जुसोंग प्रोविंस की राजधानी है, और यहाँ पूरे देश के सबसे बेहतरीन स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। मैं सबसे पहले एक रैंडम डॉर्मेट्री में गया, जिसके अंदर हर तरह का इक्विपमेंट और डेली नेसेसिटीज मौजूद थे। तभी मेरा स्पेशल डिवाइस अचानक वाइब्रेट हुआ और एक मैसेज दिखाई दिया, तुम्हारे समनिंग मटेरियल्स अप्रूव हो गए हैं। अगर तुम्हें और रिसोर्सेज चाहिए हों तो बता देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा उन्हें तुम्हारे लिए हासिल करने की। यह मैसेज भेजने के बाद जेस अपनी मुलायम कुर्सी पर पीछे टिक गया और उसके पास खड़ा डब्ल्यू हैरान होकर बोला,
लेकिन हमारे पास तो पहले से ही इतनी रिसोर्सेज हैं कि उनसे 4 प्रोविंशियल लेवल चैंपियंस को रिक्रूट किया जा सकता है। ये सब चीज़ें शेनलिन की असली कीमत से बहुत बहुत ज़्यादा हैं। साफ साफ कहूँ तो वो बिल्कुल भी उस चीज़ के लायक नहीं है जो हमने उसे दी है। गिफेट बस मुस्कुराते हुए उसे देखता रहा और बोला, नए छात्रों की कंपटीशन कल होने वाली है, तब तुम खुद ही देख लेना। मैंने समन करने वाले मटेरियल्स जमीन पर रख दिए और हवा में हाथ बढ़ाया। जैसे ही मैंने समनिंग स्पेल इस्तेमाल किया, पूरा कमरा सफेद रोशनी से भर गया। कुछ मिनट बाद मेरी आंखों के सामने जो दिखाई दिया वो एक क्रीचर था जिसके 2 जोड़े बैंगनी पंख थे, करीब 60 सेंटीमीटर का, पूरी तरह चांदी जैसा चमकता हुआ बटरफ्लाई। मैंने मन ही मन सोचा, उम्मीद है ये पूरी तरह बेकार नहीं होगा। मेरे होंठ का कोना हल्का सा फड़का और मैंने चुपचाप उसका स्टैट पैनल चेक किया। समन्वय लेवल 1, स्ट्रेंथ 1, कॉन्स्टिट्यूशन 1, एग्लिटी 1, मैजिक 1, सिर्फ 4 बेस स्टैट पॉइंट्स। ये तो शुरुआत में ही हीमिंग से भी खराब है। मैंने सिर हिलाया। शायद ये अब तक की सबसे कमजोर समन होगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इन्फिनिट पोटेंशियल दूंगा। मैंने उस चांदी के डिस्क को धीरे धीरे अपनी तरफ उठते देखा और उंगली से पकड़ लिया। एनालिसिस शुरू हुआ। लॉयल्टी एक 100%, कभी धोखा नहीं देगा। वाइटल कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की पुष्टि के बाद अचानक मेरे भीतर से ऐसी भयानक दर्द उठी जैसे मेरी आत्मा फट रही हो। तभी नोटिफिकेशन आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर समन्ड क्रीचर हैज अवेकेंड, यूनिक टैलेंट, रैंक एसएसएस, डिवाइन मेटामॉर्फोसिस, किसी भी रूप में बदलकर अलग अलग एबिलिटीज हासिल कर सकता है। उसी पल यिंदी एक फ्लोरेसेंट रोशनी में बदल गया और मेरी ही शक्ल ले ली। एक सपाट आवाज में उसने कहा, मास्टर, प्रिलिमिनरी एनालिसिस के अनुसार मैं डिवाइन मेटामॉर्फोसिस की पूरी शक्ति दिखा पाऊंगा। मैंने बॉक्स खोला। अंदर कॉम्बैट आर्मर के कई हिस्से थे। मैंने वाई की तरफ इशारा किया और उससे माइंड लिंक के जरिए बात की। वाई ने हल्का सा सिर हिलाया, फ्लोरोसेंट रोशनी में बदला और मेरे हाथ को लपेट लिया। तुरंत ही एक चांदी का कॉम्बैट आर्मर प्रकट हुआ और धीरे धीरे मेरे पूरे शरीर को ढकने लगा। यह बिल्कुल परफेक्टली फिट था, जैसे ये आर्मर हमेशा से मेरे शरीर का हिस्सा रहा हो। मैं संतुष्ट होकर मुस्कुराया। इसके अलावा डिवाइन मेटामॉर्फोसिस में मेटल्स के साथ मर्ज होकर अपनी मजबूती बढ़ाने की क्षमता भी है, बिल्कुल ग्लटनस ग्रीड की तरह। ये एक मॉन्स्ट्रस टैलेंट है जो लगातार मजबूत हो सकता है। ये सोचकर मैंने पहले उस सिल्वर डिस्क को ट्रेन करने का फैसला किया। मैंने गिफेट को मैसेज भेजा कि मुझे खास प्रॉपर्टीज वाले मेटालिक मटेरियल्स चाहिए। मुश्किल से आधे घंटे में सामान आ गया और नोटिफिकेशन मिला। ये अलग अलग प्रॉपर्टीज वाले रेयर मेटल ओर्स थे। हर एक बेहद कीमती रिसोर्स माना जाता है। अपने कमरे में लौटकर मैंने सिल्वर डिस्क को उन ओर्स के साथ फ्यूज करना शुरू किया। जल्दी ही मेरे शरीर पर मौजूद आर्मर बेहद मजबूत हो गया। अब तो सेकंड स्पेशलाइजेशन वाला फाइटर भी इसे तोड़ने में मुश्किल महसूस करेगा। साथ ही आर्मर का वजन 5 टन तक पहुंच गया, लेकिन मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर ये किसी दुश्मन पर गिर जाए तो जैसे उस पर पहाड़ टूट पड़े। जब मैं लिविंग रूम में पहुंचा तो शोर सुनकर मेरे 3 रूममेट्स थोड़े हैरान थे। उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा और बोला, फेंके, प्रोविंस 15 जुआन का दूसरा रैंकर एक ऑनऑर्डिनरी क्लास के साथ प्रोविंस में हाईएस्ट स्कोर ले आया। ये सच में इंप्रेसिव है। लेकिन क्या ये बस इसलिए नहीं क्योंकि उसे एक ओवर पावर्ड समंड क्रिएचर मिल गया? उस आदमी के चेहरे पर ठंडी और तिरस्कार भरी एक्सप्रेशन थी। वो लॉन्ग्स प्रोविंस का दूसरा रैंकर था जिसने एंट्रेंस एग्जाम में 23,000 स्कोर किया था। बस उसकी प्रोविंस में कोई बड़ा जीनियस नहीं था, इसलिए उसे पहला स्थान मिल गया। उसके हिसाब से ये वैसा ही है जैसे अंधों के देश में काना राजा। फेंग वाई हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मेरे हिसाब से अगर इतनी पावरफुल समन्ड क्रीचर ने उसके कॉल का जवाब दिया है तो इससे साफ है कि शेनलिन में कुछ खास जरूर है। तभी झगड़ा होने ही वाला था कि पूरी एकेडमी में एक आवाज गूंज उठी। सभी नए छात्र तुरंत अपने वेपन्स और इक्विपमेंट लेकर यो स्क्वायर पर इकट्ठा हों। जायंग जो सोफे पर बैठा था बोला, लगता है फर्स्ट ईयर टूर्नामेंट आधा महीना पहले शुरू हो रहा है और शहर के बाहर म्यूटेंट बीस्ट्स भी तेजी से बढ़ रही हैं, इसलिए एकेडमी चाहती है कि हम लोग उन बीस्ट्स को साफ करने का काम संभालें। ये सुनकर मैं चुप हो गया। मुझे अचानक रीइंकार्नेशन डंजियन वाला वर्ल्ड याद आ गया। मैंने मन ही मन सोचा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि एनजाइन इतनी जल्दी उसी तरह के क्राइसिस का सामना करेगा।
तभी उस ठंडे चेहरे वाले आदमी की घमंडी आवाज मेरे कानों में गूंजी। अच्छा हुआ ये पहले हो गया। चैनलिन, मैं तुम्हें कुचल दूंगा और साबित कर दूंगा कि मेजर का टाइटल तुमसे ज्यादा मैं डिजर्व करता हूं। वो नंबर एक मुझे घमंड भरी नजर से देख रहा था। मैं मुस्कुराया और बोला, देखते हैं असली बेस्ट कौन है, लेकिन आखिर में सबको कुचलने वाला मैं ही होऊंगा। चंक स्क्वायर पर नए छात्र एक एक करके इकट्ठा होने लगे। टीम लीडर ने आह भरते हुए कहा, जो लोग रैंकिंग में सबसे नीचे रहेंगे उन्हें शहर से बाहर जाकर म्यूटेंट बीस्ट्स को मारना पड़ेगा और मौत के खतरे में रहकर ही मजबूत बनना होगा। उसके पीछे खड़ी सेक्रेटरी ने टैबलेट पकड़े हुए कहा, नए छात्रों की ग्रैंड कंपटीशन अभी शुरू होती है। आप सब लेवल 20 से 30 के बड़े डंजन कैनियन ऑफ द रिफ्ट में प्रवेश करेंगे। यही कंपटीशन तय करेगी कि भविष्य में आपको कितने रिसोर्सेज मिलेंगे। घोषणा खत्म होते ही डंजन का दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक भारी ऑरा बाहर निकलकर पूरे इलाके में फैल गया। कुछ लोगों के पैर कांपने लगे, उनके होंठ भी हल्के हल्के थरथरा रहे थे। किसी ने घबराकर कहा, यह मजाक है क्या? मैंने अभी तक अपना पहला क्लास चेंज भी नहीं किया। हम वहां अंदर कैसे लड़ेंगे? लूसियन भीड़ में बेचैनी से किसी को ढूंढ रहा था। जल्दी ही उसने उस इंसान को देख लिया जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, पिगलिन। मैंने देखा कि लक्सान दौड़ते हुए मेरी तरफ आ रहा है और उसके साथ छोटे बालों वाली एक ग्रे स्किन डीमन लड़की भी है। उसने पहले कहा था कि वो भी मेरी तरह यंग एकेडमी में दाखिला लेगा। मुझे लगा था वो मजाक कर रहा है, लेकिन उसने सच में कर दिखाया। उसने कहा, ये मेरी छोटी बहन है, लूनिंग। मैंने थोड़ा अजीब सा चेहरा बनाया। लूनिंग शर्माते हुए अपने भाई के पीछे छिप गई और बहुत धीमी आवाज में बोली। मैंने आह भरी। हार मानते हुए उन्हें पार्टी इनविटेशन भेज दी। जब उसने मुझे और टीममेट्स जोड़ते देखा तो उस भावहीन चेहरे वाले आदमी ने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। डंजियन में प्रवेश करने से ठीक पहले उसने ठंडी आवाज में कहा, कम से कम इतनी शर्मनाक तरीके से मत हारना चैनलिन। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अगले ही पल हम तीनों गायब हो गए। जल्द ही सारे छात्र डंजन में प्रवेश कर चुके थे। एक इंस्ट्रक्टर ने हाथ हिलाया और वाटर प्रोजेक्शन स्पेल चला दिया। कैनियन ऑफ द रिफ्ट सैकड़ों किलोमीटर तक फैला हुआ था, बिल्कुल एक विशाल मेज की तरह। जैसे ही हम अंदर गए, सामने से एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। बढ़िया, अब मैं अपनी मौजूदा ताकत टेस्ट कर सकता हूं। बस एक सोच के साथ ही सफेद रोशनी की चमक में एक सिल्वर बटरफ्लाई प्रकट हो गया। उसी समय मेरा शरीर चांदी के कॉम्बैट आर्मर से ढक गया। मैंने दायां हाथ आगे बढ़ाया और सेलेस्टियल सेप्टर तुरंत प्रकट हो गया। फिर मैंने अपनी पीठ से सिल्वर सेबर निकाली और छलांग लगा दी। मेरी आकृति गायब हुई और एक झटके में दर्जनों मीटर दूर मॉन्स्टर्स के सामने प्रकट हो गई। ये एक ऐसी स्किल थी जो आमतौर पर भागने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन मैं इसे दूरी कम करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। हाँ, मैंने अपनी सेलेस्टियल ब्लेड नीचे गिराई, जैसे मक्खन काट रहा हूं। तलवार कई मॉन्स्टर्स के शरीरों को आसानी से चीरती चली गई। मैं रुका नहीं, मेरे मूवमेंट्स बस एक धुंध जैसे हो गए। पलक झपकते ही मैंने सबको भेद दिया। मॉन्स्टर्स को प्रतिक्रिया देने का मौका तक नहीं मिला। वे हैरान नजरों के साथ जमीन पर गिर पड़े। ये देखकर लुआक्सियन उत्साह से चिल्लाया, लिन, तुम तो बहुत ताकतवर हो, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। और इस बीच एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी तेजी से बढ़ रहे हैं। सही पावर हाउस टीममेट के साथ होना ही असली मजा है। बाहर इंस्ट्रक्टर्स जो ये दृश्य देख रहे थे, सब स्तब्ध थे। ये स्पीड और डैमेज तो लगभग किसी हिडन मेले क्लास के स्तर का है। इसके बेस स्टैट्स पूरी तरह असामान्य हैं। शेनलिन अपनी दूसरी क्लास स्पेशलाइजेशन के साथ भी इतनी मेले पावर नहीं दिखा सकता। तभी एक इंस्ट्रक्टर ने सोचते हुए कहा, कहीं ये सिल्वर बटरफ्लाई उसकी दूसरी समन तो नहीं? ऐसी समन जो खुद वेपन में बदल सकती है, ऐसा पहले कभी नहीं देखा। यहां तक कि बहुत विद्वान डीन भी थोड़ा हैरान था। गेफेथ के होठों पर उभरती संतुष्ट मुस्कान देखकर उसने सिर हिला दिया। अभी भी करीब 10 लोग हैं जिनके पॉइंट्स शेनलिन से ज्यादा हैं। टीम स्कोर बहुत कम मिलता है। अगर वो बस इतना ही कर सकता है तो चैंपियन का टाइटल डिजर्व नहीं करता। ये तो तुम्हारा फ्यूचर स्टार है ना? अगर वो खुद को शर्मिंदा करे तो तुम्हें क्या फायदा? जैसे ही वो जवाब देने वाला था, उसके सिर के पीछे जोरदार चोट लगी। फुतांग के सिर से काला खून बह रहा था। इसी बीच डंजन के अंदर मेरा सिल्वर आर्मर पहले ही खून से ढक चुका था। मैं लेवल 20 के मॉन्स्टर्स को एक ही बार में मार सकता हूं। लगता है मैं दूसरी एवोल्यूशन के शिखर तक पहुंच गया हूं।
भले ही मैं तीसरी एवोल्यूशन वाले फाइटर को सीधे नहीं हरा सकता, लेकिन कम से कम बिना घायल हुए बच सकता हूं। तभी अचानक नकारात्मक भावनाओं की एक लहर मेरे दिमाग में घुस गई, जैसे मुझे खुद अपनी जान लेने के लिए उकसा रही हो। मुझे स्थिर खड़ा देखकर लूक्सियन जल्दी से बोला, लूनिंग, अपना डोमेन वापस लो, क्योंकि उसे पता था कि उसका टैलेंट कितना खास है। घबराई हुई लूनिंग ने तुरंत ऐसा ही किया। मैंने मुस्कुराकर उसे आश्वस्त किया, चिंता मत करो, ऐसी चीजें मुझ पर असर नहीं करती। मैंने अपने रिकॉर्डर पर नजर डाली, सिर्फ एक 120 पॉइंट्स। ये बहुत धीमा है। अगर मुझे जल्दी मजबूत बनना है तो मुझे हर हाल में फर्स्ट प्लेस लेना होगा और एकेडमी का पूरा सपोर्ट और रिसोर्सेज हासिल करने होंगे। चाहे यिंग हो या एमिंग, दोनों के लिए मुझे बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए। ये सोचते ही मेरी इच्छा शक्ति प्रकट हुई और सफेद रोशनी की चमक में एक विशाल और उग्र डेमोनिक वुल्फ एमिंग प्रकट हो गया। उसकी डरावनी हुंकार पूरे कैनियन में गूंज उठी। पहली बार एमिंग को देखकर लोडिंग डरकर उछल पड़ी और मेरे पीछे छिप गई। मैंने एमिंग को आदेश दिया, जाओ एमिंग, ब्रिस कैनियन की सारी डिमोनिक बीस्ट्स को खत्म कर दो। मेरा आदेश सुनते ही एमिंग की आंखें क्रोध से भर गईं और वो तुरंत गायब हो गया, सीधे कैनियन की गहराइयों की ओर दौड़ पड़ा। थोड़ी ही देर बाद मेरी कलाई पर मौजूद रिकॉर्डर लगातार पॉइंट्स बढ़ने की सूचना देने लगा। मैं खुद भी दूसरे रास्ते पर निकल पड़ा ताकि दोनों तरफ से फार्मिंग कर सकूं। दूर कहीं एक लड़की बैंगनी लाइटिंग ड्रैगन को नीचे मौजूद अनगिनत मॉन्स्टर्स पर गिरा रही थी। जैसे ही हमला गिरा, जमीन फट गई और लाल रंग की बिजली लगभग 100 मीटर के दायरे में फट पड़ी, सारे मॉन्स्टर्स को मिटा दिया। लेकिन लड़की के चेहरे पर असंतोष था। ये सब बेकार हैं, जरा भी रेजिस्टेंस नहीं देते। अपनी बहन को फिर से बैटल फ्रेंजी में जाते देखकर रोलन बेबस लग रही थी। अचानक एक भारी और जलती हुई ऑरा महसूस हुई। प्रतिक्रिया देने से पहले ही उसने लुओयोंग की आंखों में जलती हुई लड़ाई की प्यास देखी। तुरंत ही भयंकर लाइटनिंग उसकी काली भाला के चारों ओर लिपट गई, क्योंकि एक विशाल काले पत्थर जैसा जायंट वुल्फ उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। उसकी वर्टिकल प्यूपिल्स देखकर वो एक पल को कांप उठी, लेकिन तुरंत ही लोयोंग के सुंदर चेहरे पर पागलपन की चमक उभरी और वो सीधे उस जायंट वुल्फ पर टूट पड़ी। अपनी बहन को बिना डर सीधे हमला करते देखकर रोलान ने तुरंत कई बफ स्पेल्स लगा दिए, पावर और प्रोटेक्शन दोनों। उसकी मदद से लोयोंग की कॉम्बैट पावर तुरंत दोगुनी हो गई। अब वो तीसरी एवोल्यूशन के बॉस से भी टक्कर ले सकती थी। जब दोनों टकराए तो भयानक ताकत की टक्कर से शॉकवेव उठी और चारों तरफ फैल गई। लेकिन जब उसने देखा कि काला जायंट वुल्फ बिल्कुल सुरक्षित खड़ा है और उसके चारों ओर सुनहरी रोशनी तैर रही है, तो लुओयोंग का चेहरा जम गया। मेरे इस अटैक में तो तीसरी एवोल्यूशन की ताकत थी, फिर भी इसे कुछ क्यों नहीं हुआ? एमिंग ने ठंडी नजरों से उस इंसान को देखा जिसने बिना वजह उस पर हमला किया था। बस एक पंजे के वार से ही उसकी तीनों प्रोटेक्टिव बैरियर्स टूट गईं और लुओयोंग की देह पीछे जा गिरी। रोलन का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसने दोनों हाथ जोड़कर कई दर्जन मीटर ऊंची एक पवित्र आकृति को समन किया। गार्डियन एंजल, यहां प्रकट हो। एंजल्स ब्लेसिंग, रैंक एसएस टैलेंट सक्रिय हुआ। तुरंत ही सुनहरी रोशनी की एक विशाल शील्ड बन गई, जिसने दोनों को अपने अंदर ढक लिया। लुओन्स तुरंत चिल्लाया, जल्दी पीछे हटो। लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि धीरे धीरे आगे बढ़ रहा एमिंग पहले ही अपना पंजा उठा चुका था और उसमें काली रोशनी चमकने लगी। अगले ही पल सुनहरी लाइट शील्ड पल भर में चकनाचूर हो गई। एमिंग ने उन्हें ठंडी नजर से देखा और फिर बिना जरा भी ध्यान दिए उनके पास से गुजर गया। बाहर पूरी तरह सन्नाटा छा गया। सभी इंस्ट्रक्टर्स, यहां तक कि डायरेक्टर फुसान भी एकदम खामोश थे। क्या सच में ये वही ताकत है जो एक समनर में होनी चाहिए जिसने अभी कुछ ही दिनों पहले क्लास चेंज किया है? ये बिल्कुल डरावना था। ये ताकत तो पूरी तरह सेकंड क्लास चेंज की सीमा से बाहर थी। सबके मन में एक ही विचार आया, अपने लेवल पर अजय, अपनी जनरेशन का असली मॉन्स्टर। जेट के विजयी चेहरे को देखकर जीन व्यू को ऐसा लगा जैसे उसे 10,000 पॉइंट्स का झटका लगा हो। इतनी कम संभावना के बावजूद उसने सच में अपनी शर्त जीत ली थी। क्या वो सच में एक जीनियस हो सकता है? अगले 10 घंटों में एमिंग ने दसियों हजार मॉन्स्टर्स को मार डाला और 3 थर्ड रैंक बॉसेस को भी खत्म कर दिया। उसकी अगली एवोल्यूशन के लिए बस 1,300 पॉइंट्स ही कम रह गए थे
और ये सब सिर्फ आधे दिन का परिणाम था। लेकिन जितना आगे बढ़ते गए, प्रोग्रेशन उतनी ही कठिन होती गई। उधर लुअन और लोइंग बेहद उत्साहित थे। पहली बार वो बिना किसी मेहनत के इतनी आसानी से लेवल अप कर रहे थे। मैं अपने डेटा रिकॉर्डर को देखकर मुस्कुराया। मेरे पॉइंट्स पहले ही 34,000 तक पहुंच चुके थे। थोड़ी देर बाद ईमिंग चारों तरफ तबाही मचाकर वापस आ गया। मैंने तुरंत उस पर हीलिंग स्पेल डाला। जल्द ही डंजन का समय खत्म होने का संकेत देने वाली सफेद रोशनी हमें घेरने लगी और हम सब याओ स्क्वायर पर टेलीपोर्ट हो गए। जैसे ही हम प्रकट हुए, अनगिनत हैरान नजरें हमारी ओर मुड़ गईं। आसपास कई छात्रों के चेहरे झुके हुए थे, खासकर उस भावहीन आदमी के। उसके चेहरे पर शर्म साफ दिख रही थी। एक ही पंजे के वार में एक विशाल काले भेड़िए से बुरी तरह घायल होना उसके लिए बहुत बड़ा अपमान था। तभी डायरेक्टर का सेक्रेटरी ऊंची आवाज में बोला, अब मैं सभी नए छात्रों की रैंकिंग घोषित करता हूं। पहला स्थान चेनलिन, 34,500 पॉइंट्स। ये सुनते ही उस भावहीन आदमी की आंखें फैल गईं और वो तुरंत होलोग्राफिक स्क्रीन की तरफ देखने लगा। स्क्रीन पर मेरा नाम सबसे ऊपर था, बाकियों से बहुत बहुत आगे। उसके नीचे गैप इतना बड़ा था कि दूसरी जगह पर मौजूद फेंग वाई के सिर्फ 13,000 पॉइंट्स थे। ये नामुमकिन है। वो आदमी यकीन नहीं कर पा रहा था। उसे लगा रैंकिंग में कोई गलती है और वो अकेला नहीं था। कई लोग इसे अविश्वसनीय मान रहे थे। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि बाकी लोग, यहां तक कि दो सिल्वर मेडलिस्ट्स के भी इतने कम पॉइंट्स हो? चारों तरफ फैले भ्रम को देखकर सेक्रेटरी ने समझाया, जिस जायंट ब्लैक वुल्फ से आप में से कई लोग टकराए थे, वो चैनलिन की समन है। आप में से बहुतों ने उसे रोकने की कोशिश की और एक ही वार में गंभीर रूप से घायल हो गए। ये सुनते ही सबकी आंखों में जबरदस्त शौक भर गया। मंच पर खड़े सेक्रेटरी ने घोषणा की, नए छात्रों की बड़ी कंपटीशन अब समाप्त होती है। इनाम के क्रेडिट्स आपके खातों में भेज दिए जाएंगे। अब आप अपने अपने इंडिविजुअल पेविलियन में लौट सकते हैं। जैसे ही मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकला, उस भावहीन आदमी के चेहरे पर अजीब सी झिझक थी। उसने थोड़ी देर सोचा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हारा सामान थोड़ी देर पहले आ गया था। लगता है ये दूसरा बैच मटेरियल्स का है। तुम यहां नहीं थे, इसलिए मैंने उन्हें तुम्हारे कमरे में रख दिया। मैं थोड़ा हैरान हुआ, फिर मुस्कुराकर बोला, ठीक है, धन्यवाद। उसने नजरें फेर लीं और धीरे से कहा, कोई बात नहीं। मैं अपने कमरे में लौट आया और बड़ी काली पेटी खोल दी। इस बार रेयर मेटल्स की मात्रा पहले बैच से भी ज्यादा थी। जब तक सिल्वर डिस्क पर्याप्त मेटल के साथ फ्यूज होती रहेगी, तब तक एमिंग भी उसकी मजबूती नहीं तोड़ पाएगा। साथ ही इसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज हासिल करने की संभावना भी है। उस समय इसकी डिफेंस ही नहीं, इसकी कॉम्बैट पावर भी बेहद डरावनी हो जाएगी। मेरा इरादा सिर्फ एक ऐसा समनर बनने का नहीं है जिसके पास खुद की कोई फिजिकल पावर ना हो। ऐसा समनर बहुत बड़ी कमजोरी होता है। एक बार टारगेट बन गया तो उसे खत्म करने के कई तरीके होते हैं। लगभग 10 मिनट बाद सारे मेटल सिल्वर डिस्क में फ्यूज हो चुके थे। अब उसकी मजबूती ऐसी थी कि थर्ड रैंक फाइटर भी उसे भेद नहीं सकता था। साथ ही उसका वजन 13 टन तक पहुंच चुका था। हमारी ताकत के म्यूचुअल एम्पलीफिकेशन के साथ मेरा एक मुक्का भी जमीन को चकनाचूर कर सकता था। तभी मुझे रिवॉर्ड के तौर पर मिले 50,000 एकेडमी क्रेडिट्स भी मिल गए। थोड़ा सोचने के बाद मैंने सारे क्रेडिट्स खर्च कर दिए और दर्जनों फ्रूट टाइप रिसोर्सेज खरीद लिए। जब डिलीवरी आई तो मैंने सब एक साथ खोल दिए और एमिंग को बुलाकर उसे खिलाने लगा। जल्दी ही मैंने महसूस किया कि गर्म ऊर्जा की लहरें मेरे शरीर को मजबूत कर रही हैं। मेरे पूरे शरीर में एक जबरदस्त सुकून फैल गया और एमिंग का आकार धीरे धीरे बढ़ने लगा। कुछ ही मिनटों में वो 40 मीटर तक पहुंच गया। और जब से मैं मास्टर समनर बना हूं, हर लेवल अप पर मुझे 5 अतिरिक्त स्ट्रेंथ पॉइंट्स मिलते हैं। मैंने पूरी समनर क्लास की परिभाषा ही बदल दी। एक फ्रैजाइल क्लास जो सिर्फ स्पिरिट पावर पर निर्भर रहती है और पीछे छिपती है, उसे मैं एक पूरी तरह ऑफेंसिव टाइप बन चुका हूं। आज एकेडमी का आधिकारिक पहला दिन था। हमारे डॉर्म के हम चारों को जनरल क्लास में रखा गया था। रास्ते में हमारी मुलाकात लुओक्शियन और लुओनी से हुई, जो उसी क्लास में थे। जैसे ही हम क्लासरूम में दाखिल हुए, देखा कि वहां पहले से काफी लोग मौजूद थे। लगता था कि अभी भी सब शौक में हैं, क्योंकि एक ही समन का सबको कुचल देना पहले कभी नहीं देखा गया था। तभी दो बेहद खूबसूरत जुड़वाओं लड़कियां अंदर आईं।
रुवेन और लोलान ने एक पल चारों ओर देखा और फिर आकर ठीक मेरे सामने बैठ गई। उसी समय लंबी कद वाली गिफिट क्लासरूम में आई। उसने पूरी क्लास पर नजर दौड़ाई और बोली, मेरा नाम गिफिट है और मैं तुम्हारी होम रूम टीचर हूं। और हाँ, अगर तुम्हें कोई समस्या हो तो कोशिश करना मेरे पास मत आना, मुझे झंझट संभालने में आलस आता है। फिर उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया और उसने सख्त आवाज में कहा, तुम सब अपने अपने प्रोविंसेस के जीनियसेस हो। इस एकेडमी में दाखिला पाने के लिए तुमने बहुत मेहनत की है। मुझे लगता है तुम यहां बेहतर रिसोर्सेस पाने के लिए आए हो। लेकिन दुर्भाग्य से लिसु क्लैन ने कई दशकों की तैयारी के कारण धीरे धीरे बहुत बड़ा फायदा हासिल कर लिया है और जल्द ही वो हमारी डिफेंसेस को एक ही झटके में तोड़ देंगे। ये सुनते ही सबने अविश्वास से उसकी ओर देखा। आखिर मौजूदा समाज तो पूरी तरह व्यवस्थित दिखता है। यहां तक कि कई तरह के एंटरटेनमेंट भी तेजी से विकसित हो रहे हैं और फल फूल रहे हैं। मीडिया भी बार बार यही घोषित करता है कि हालात पहले से बेहतर हो चुके हैं। इंटरनेट पर भी कोई नकारात्मक खबर दिखाई नहीं देती। सब कुछ शांत और स्थिर लगता है। और अब हमें बताया जा रहा है कि एक भयानक कैटास्ट्रोफ हमारे ऊपर आने वाली है। सबकी हैरानी और उलझन देखकर गिफिट ने धीमी आवाज में आगे कहा, क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लगता कि हमारे समाज में लगभग कभी भी रैंक 5 से ऊपर के फाइटर्स दिखाई नहीं देते? यहां तक कि एक पूरी प्रोविंस की रक्षा करने वाली आर्मी में भी सबसे ताकतवर लोग सिर्फ रैंक 4 के होते हैं। ये सुनकर सभी छात्र सोच में पड़ गए और उन्हें एहसास हुआ कि सच में ऐसा ही है। सामान्य तौर पर एक रैंक 5 एलीट फाइटर भले ही आम ना हो, लेकिन इतना दुर्लभ भी नहीं होना चाहिए कि इंटरनेट या असल जिंदगी में उसे देखना लगभग असंभव हो जाए। तभी उनके मन में एक डरावनी संभावना उभरने लगी। सबसे बेहतरीन एकेडमीज से ग्रेजुएट होने वाले स्टूडेंट्स कम से कम रैंक 4 तक पहुंच जाते हैं और उनमें से ज्यादातर बिना हिचकिचाहट फ्रंट लाइन पर चले जाते हैं। इसी वजह से पीछे का इलाका शांति में जी पाता है। गिफेट ने आगे कहा कि ऐसी खबरें जो पैनिक फैला सकती हैं, स्वाभाविक रूप से सभी देशों द्वारा सख्ती से रोक दी जाती हैं। इसलिए बहुत से सिविलियंस इस स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं जानते। लेकिन फिलहाल सबसे जरूरी बात यह है कि म्यूटेंट बीस्ट्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अगर हम उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाए तो जो विदेशी रेसर्स इस हालात को खोज लेंगी वो तय समय से पहले ही एक बड़ा हमला शुरू कर देंगी। गिफेट ने सभी छात्रों की ओर देखा और कहा, इसीलिए अब हमारे कदम उठाने का समय आ गया है। सभी एकेडमीज अपने सबसे बेहतरीन छात्रों को मिलिट्री बेसिस पर भेजेंगी ताकि वे म्यूटेंट बीस्ट्स की संख्या कम करने में हिस्सा ले सकें। जो भी इस मिशन के लिए मिलिट्री बेस जाना चाहता है और म्यूटेंट बीस्ट्स को खत्म करने के ऑपरेशन में भाग लेना चाहता है, वो खड़ा हो जाए। ये शब्द जैसे ही क्लासरूम में गूंजे, कुर्सियों के खिसकने की आवाज तुरंत सुनाई देने लगी। स्वाभाविक ही था कि मैंने एक पल भी बिना सोचे खड़े होने में देर नहीं की। मुझे खड़ा देखकर लुओक्सियन और लोनिंग भी तुरंत उठ गए। म्यूटेंट बीस्ट से लड़ना तो तय था, बस सवाल समय का था। फर्क सिर्फ इतना था कि ये अपेक्षा से थोड़ा पहले आ गया था। धीरे धीरे देखा तो आधी क्लास अभी भी बैठी हुई थी। ये देखकर गिफे हल्का सा मुस्कुराई और बोली, आधी क्लास का वॉलंटियर बनना भी मेरी उम्मीद से ज्यादा है। चलो अब सब लोग मिलिट्री बेस के लिए निकलते हैं। तभी एक थोड़ा मोटा लड़का जो अभी भी बैठा था हैरानी से बोला, रुको, क्या हमें भी जाना होगा? गिफे ने शांत चेहरे से जवाब दिया, बिल्कुल। तुम सब इस क्लास के नए रिक्रूट्स हो और एकेडमी की एलीट माने जाते हो, इसलिए जाहिर है कि तुम भी जाओगे। मैंने अभी इसलिए बताया क्योंकि आर्मी पहले सिर्फ वॉलंटियर्स को ऑब्जर्वेशन सब्जेक्ट्स के रूप में चुनना चाहती थी। फिर उसने ठंडी आवाज में जोड़ा, अगर सच में हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो तो तुम्हारे पास दूसरा विकल्प भी है, एलुएट एकेडमी छोड़ दो। लगभग 20 छात्रों में से जो अब भी हिचकिचा रहे थे, उनमें से आधे तुरंत खड़े हो गए। इसके बाद गिफे पूरे समूह को लेकर एलुएट एकेडमी के बाहर निकल गई। स्कूल के मुख्य गेट के सामने सैनिकों से भरे दर्जनों भारी ट्रांसपोर्ट ट्रक्स खड़े थे। सैनिक गंभीर चेहरों के साथ इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सभी छात्र ट्रक्स में चढ़े, जो एकेडमी आमतौर पर बहुत चहल पहल से भरी रहती थी, वो अचानक बिल्कुल सुनसान हो गई। ट्रक के अंदर गिफेट ने एक फाइल खोली और कहा, हमारा गंतव्य एंडुअन मिलिट्री बेस है। यह जॉन्टियन शहर से लगभग 900 किलोमीटर दूर स्थित है।
इसके ठीक सामने बेलन माउंटेन रेंज है, जिसका क्षेत्रफल कई लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ड्रोन सर्वेस के अनुसार सिर्फ बाहरी इलाके में ही लेवल 10 से 30 तक की दसियों हजार म्यूटेंट बीस्ट्स मौजूद हैं, और अगर थोड़ा अंदर जाओ तो लेवल 40 से 50 तक की म्यूटेंट बीस्ट्स भी अनगिनत हैं। तुम्हारा काम सिर्फ आउटर एरिया की सफाई करना होगा। अब तक फ्रंट लाइन पर हम टेक्नोलॉजी की मदद से संख्या में कम होने के बावजूद उनके हमलों को किसी तरह रोकते आए हैं, लेकिन किसी अज्ञात कारण से हाल ही में उनके हमले कहीं ज्यादा उग्र हो गए हैं। वे दिन रात और हर दिशा से हमारी डिफेंस लाइंस पर हमला कर रहे हैं, और इसी वजह से फ्रंट लाइन की ट्रूप्स इस क्लीनिंग मिशन में हमारी कोई मदद नहीं कर सकती। लगभग 8 से 9 घंटे बाद ट्रूप ट्रांसपोर्ट ट्रक्स रुक गए। उनके भारी स्टील डोर्स किनारे की ओर खुल गए। बाहर काले कॉम्बैट यूनिफॉर्म में सैनिक कतार में खड़े थे, जैसे वे हमारे आने का इंतजार कर रहे हों। सैनिकों ने एक साथ हमें सैल्यूट किया। ये दृश्य देखकर हम सब थोड़े भावुक हो गए, और हर किसी ने अनजाने में अपनी ढीली ढाली मुद्रा छोड़कर सीधा खड़ा होना शुरू कर दिया। गिफे आगे बढ़ी और बोली, सब लोग मेरे साथ मिशन काउंटर तक चलो। रास्ते में सब आसपास का नजारा देख रहे थे। मिलिट्री बेस बहुत विशाल था और चारों ओर आर्टिलरी टर्रेट्स लगे हुए थे। उसकी डिफेंसेस बेहद मजबूत थी। थोड़ी देर बाद हम मिशन काउंटर पर पहुंचे। वहां इंतजार कर रही एक महिला सैनिक ने हर किसी को एक ब्लैक स्मार्ट ब्रेसलेट दिया। ये ब्रेसलेट एंट्रेंस एग्जाम में इस्तेमाल हुए रिकॉर्डर जैसा दिखता था, लेकिन इसमें मिशन और मैप फंक्शंस भी थे। इसमें एक डिस्ट्रेस सिग्नल आइकन भी था। उसे दबाते ही मिलिट्री बेस को तुरंत सूचना मिल जाती और रेस्क्यू टीम भेज दी जाती। उसी समय आसपास मौजूद लोग भी तुरंत सूचना प्राप्त कर लेते ताकि जल्दी से मदद पहुंच सके। तभी ब्रेसलेट से एक आवाज आई, शॉ सिस्टम में आपका स्वागत है। आपकी सहायता करके खुशी होगी। इस म्यूटेंट बीस्ट क्लीनिंग ऑपरेशन में हर छात्र को रोज कम से कम एक मिशन स्वीकार करके पूरा करना होगा। आपने अभी तक अपना डेली क्वोटा पूरा नहीं किया है। कृपया जल्द से जल्द मिशन पॉइंट पर जाकर एक टास्क स्वीकार करें और उसे पूरा करें। स्मार्ट ब्रेसलेट ने हल्की सी बीप की। मैं तेज कदमों से उस बड़ी स्क्रीन की ओर बढ़ा जहां अनगिनत मिशंस दिखाई दे रहे थे, और मैंने उन्हें ध्यान से देखना शुरू किया। बेहतर होगा कि थोड़ा सावधानी से खेलें और कुछ ऐसी ऑर्डिनरी मिशंस ले लें जिनके लिए थर्ड टियर चाहिए। अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे घूर रहा है। मैं तुरंत मुड़ा और देखा कि लूक्सियन और लूनिंग शुरू से ही मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। उनकी आंखें बिल्कुल डरे हुए पिल्लों जैसी लग रही थीं। उनके लेवल को देखते हुए अगर वे जंगल में जाएं तो हर कदम उनके लिए खतरा होगा। मैं हल्का सा मुस्कुराया। आखिर मुझे अपनी जिम्मेदारी अंत तक निभानी ही होगी। मैंने कई बार सिर हिलाया और उनकी आंखों में साफ साफ ग्रैटिट्यूड दिखाई दे रही थी। यह दृश्य देखकर फेंग वाई, जो अभी अभी लुओनिंग को इनवाइट करने वाला था, अचानक रुक गया। उसे अंदर ही अंदर हल्की चिढ़ महसूस हुई। जुड़वा बच्चों को साथ लेना तो ठीक है, लेकिन उसे भी क्यों साथ ले जा रहा है? लिसोंग फेंग, जंगल बेहद खतरनाक है। वहां किसी भी समय एक्सीडेंट हो सकता है। क्यों ना हम टीम बनाकर एक दूसरे का ध्यान रखें। फेंग वाई थोड़ी बनावटी नरमी के साथ लॉन्ग फेंग की तरफ मुड़ा। तभी लिसोंग फेंग ने ठंडे स्वर में कहा, दफा हो जाओ, कहीं और जाओ। उसने तिरस्कार भरी नजर डाली, अपनी मिशन चुनी और सपोर्ट क्लास की एक लड़की के साथ चला गया, चियोयांग। हमने अभी बात पूरी नहीं की थी, लेकिन चोयोंग ने उसे सीधे रोक दिया। तुम्हारे पास अभी भी हिडन कॉम्बैट पोजीशन है ना? नहीं, खुद को इतना कम मत समझो। जाओ और कुछ भरोसेमंद लोगों को ढूंढो जिनके साथ टीम बना सको। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हेल्प कॉल कर देना। अगर हम आस पास हुए तो तुम्हारी लाश उठाने आ जाएंगे। ये सुनते ही फेंग वाई को अचानक अपने आसपास एक ठंडी मलिशियस ऑरा महसूस हुई। थोड़ी देर बाद मैंने भी 3 मिशंस चुन ली। यहां से 200 किलोमीटर दूर का एनरेज्ड ब्लैक एप, डेची का जायंट टाइगर और ब्लड स्पिरिट जायंट क्रोकोडाइल। इन सभी म्यूटेंट बीस्ट्स की लोकेशन मॉडिफाइड माइक्रो ड्रोन्स से मिलती है, जिन्हें फॉर्मेशन मास्टर्स ने मॉडिफाई किया है और जिन पर ऑब्जर्वेशन आई इंग्रेव्ड है। सिस्टमैटिक सर्च के जरिए उनकी पोजीशन ट्रैक की जाती है। म्यूटेंट बीस्ट्स में बहुत स्ट्रॉन्ग टेरिटोरियल इंस्टिंक्ट होता है, इसलिए वे आमतौर पर अपने टेरिटरी से ज्यादा दूर नहीं जाती। इस क्लीनअप ऑपरेशन के लिए अलग अलग मिलिट्री बेसिस ने पूरी तैयारी की थी ताकि स्टूडेंट्स म्यूटेंट बीस्ट्स को ज्यादा आसानी और सुरक्षित तरीके से मार सकें। उनकी सेफ्टी भी ध्यान में रखी गई थी।
जो भी मिशन पर जाता है उसे 3 हाई पावर ग्रेनेड्स और एक लार्ज कैलिबर पिस्टल मिलता है जिसमें 7 आर्मर पियर्सिंग बुलेट्स होती हैं। ये लेवल 20 म्यूटेंट बीस्ट को घायल करने के लिए काफी है। मुझे अपनी शूटिंग एक्यूरेसी पर कोई भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने सिर्फ 3 ग्रेनेड्स ले लिए। वैसे भी मेरे पंच की पावर किसी आर्मर पियर्सिंग बुलेट से कहीं ज्यादा है। मैं मुड़ा और उन दोनों के साथ निकल पड़ा। हम जल्दी ही ब्लाइंड माउंटेन रेंज की तरफ बढ़ने लगे। मैंने सीधे सिल्वर डिस्क निकाला जो तुरंत कॉम्बैट आर्मर में बदल गया। तभी मेरे स्मार्ट ब्रेसलेट से आवाज आई, क्या आप चाहते हैं कि चाओ फ्लैशलाइट एक्टिवेट करे? मैंने तुरंत हाँ कहा। अगले ही सेकंड तेज सफेद रोशनी लगभग 10 मीटर के इलाके को रोशन कर गई। उसी समय कमांड सेंटर में सभी के चेहरे गंभीर थे। पास के एक माइक्रो ड्रोन की मदद से उन्होंने तुरंत देख लिया कि हमारा रूट असामान्य है। अगर ये लोग आगे बढ़ते रहे तो लेवल 30 से ऊपर की म्यूटेंट बीस्ट्स के इलाके में घुस जाएंगे। वे रुक क्यों नहीं रहे? चेक करो इन्होंने कौन सी मिशंस एक्सेप्ट की हैं। एक ब्रिगेडियर जनरल की यूनिफॉर्म पहने आदमी ने आदेश दिया। वह था शेन शेंग, एक मिडिल एज्ड आदमी। स्क्रीन संभाल रही महिला वेनयान ने जल्दी से डेटा चेक किया और हैरानी से बोली, लेवल 33 एंग्रेड ब्लैक एपे, लेवल 36 डबल ब्लेड जायंट टाइगर और लेवल 39 ब्लड स्प्रिट जायंट क्रोकोडाइल। ये सब मिशंस 3rd टियर के लिए हैं और आखिरी वाली तो लगभग 4th टियर डिफिकल्टी छूती है। क्या ये पागल हो गए हैं? यांग शाओ ने अपनी नाक की जड़ दबाई। तो यही है इस साल यून एकेडमी का सबसे ताकतवर नया स्टूडेंट। उसका लेवल सिर्फ 16 है, फिर भी वह अपने लेवल से 2 पूरे टीयर्स ऊपर की मिशंस ले रहा है। ये तो सीधा सुसाइड है। लेकिन ऐसे जीनियसेस अक्सर खतरे को जानते हुए भी बिना हिचक उसका सामना करते हैं और आमतौर पर ह्यूमैनिटी से गद्दारी नहीं करते। भले ही वह थोड़ा रेकलेस हो, लेकिन हम उसे मरने नहीं दे सकते। उसने तुरंत आदेश दिया, 4 कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को उस इलाके की तरफ भेजो। अगर वे खतरे में हों तो तुरंत एक्सट्रैक्शन शुरू करना। यांगशाओ ने लंबी सांस ली। दूसरों की तुलना में हमारी एंडुएंट बेस इस बार सच में बोझ बन जाएगी। तभी अचानक मेरे स्मार्ट ब्रेसलेट से अलर्ट आया, सावधान, आप टारगेट के हैबिटेट जोन में प्रवेश कर चुके हैं। एनरेज्ड ब्लैक एप। उसी पल जंगल से अचानक एक विशाल स्नेक निकलकर सामने आ गया। उसका शरीर लगभग 4 मीटर मोटा था और लंबाई कई दर्जन मीटर तक फैली हुई थी। उसने अपना डरावना मुंह खोला, जहरीले फैंग्स दिखाए और मेरी तरफ झपट पड़ा। उसका विशाल मुंह मुझे पूरा निगलने ही वाला था। मैं बिजली की तरह पलटा, दोनों हाथों से उसके फैंग्स पकड़ ली और पूरी ताकत से खींचा। मेरी 13 टन एनहांस्ड स्ट्रेंथ के सामने उसके फैंग्स तुरंत टूट गए। खून फूट पड़ा और दर्द से उसने सिर पीछे खींच लिया, लेकिन मैंने उसे एक पल का मौका भी नहीं दिया। मेरे पैरों के नीचे जमीन धंस गई और अगले ही पल मैं उस जायंट स्नेक के सामने पहुंच गया। एक ही पंच में उसकी स्पाइनल कॉलम चकनाचूर हो गई। स्नेक ने दर्द से कराहते हुए फुफकार भरी और उसकी ठंडी आंखों में साफ डर दिखने लगा। उसने तुरंत भागने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे पकड़कर रोक लिया और धीरे धीरे अपनी तरफ खींच लिया। वह बुरी तरह तड़प रहा था। उसके झटकों से जमीन कांप रही थी, लेकिन सब बेकार था। मेरा पंच सीधे उसके सिर पर गिरा और उसकी फ्लैश और ब्लड हवा में फट पड़े। उसका स्कल टूटकर बिखर गया। फिर मैंने उसकी लोअर जॉ दोनों हाथों से पकड़ी और उसे 2 हिस्सों में फाड़ दिया। यह दृश्य इतना भयानक था कि लूक्शियन और लुओनिंग डर से कांप उठे। उसी समय कमांड सेंटर में जहां सब कुछ देखा जा रहा था, वहां पूरी तरह सन्नाटा छा गया। हर चेहरे पर शौक था। यह तो पागलपन है। वह सिर्फ लेवल 16 है, फिर भी उसने लेवल 29 के जायंट पाइथन को मार दिया। आखिर यह कैसा मॉन्स्टर है? यांग शाओ चुपचाप सिर झुकाकर बार बार उस फाइल को पढ़ने लगा जो उसके हाथ में थी। इसमें साफ लिखा है कि उसकी क्लास समनर है। तभी अचानक स्क्रीन से एक भयानक रोर सुनाई दिया और कमरे में मौजूद सभी लोगों के चेहरे एकदम सख्त हो गए।